सिस्टम नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद शी फैंग चौंक गया। ब्लैकबीट की उसके प्रति अनुकूलता 1000 अंकों तक बढ़ गई, जिससे वह आदरणीय स्तर पर पहुंच गया। सिस्टम, बधाई हो, आप किसी एनपीसी के साथ आदरणीय अनुकूलता प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। आपको इनाम के तौर पर एक रहस्यमय लोहे का खजाना मिलेगा। किस्मत एक बार आ जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता। पता नहीं उसमें से क्या निकलेगा। शी फैंग ने बेसब्री से परिष्कृत रहस्यमय लोहे के खजाने का संदूक खोला। खजाने की पेटी के अंदर एक उपकरण और एक आभूषण था। डार्क परसूअर्स केप सीक्रेट सिल्वर रैंक। आवश्यक उपकरण: एजिलिटी 70, रक्षा जोड़ 20, ताकत जोड़ 4, चपलता जोड़ 8, सहन शक्ति जोड़ 4, गति जोड़ 2, बचाव जोड़ 6। अतिरिक्त क्षमता: साइलेंट स्टेप्स उपयोगकर्ता को चुपचाप लक्ष्य के पीछे पहुंचने की अनुमति देता है। अधिकतम सीमा 40 गज। कूलडाउन 3 मिनट। दुभाषिया का पेंडेंट रहस्यमय लोहे का पद। स्तर 7। उपकरण आवश्यकता: खुफिया जानकारी 30, बुद्धि जोड़ 6, सहन शक्ति जोड़ 2। जादुई क्षति में 5% की वृद्धि हुई। वर्तमान समय में इन दोनों उपकरणों को अत्यंत दुर्लभ माना जा सकता है। विशेष रूप से डार्क परस्यूअर केप के लिए यह बात सच थी। ये केप हथियार विशेषज्ञों के लिए उपयुक्त थी और इसे पहनने पर उनकी ताकत में निश्चित रूप से वृद्धि होती थी। वहीं साइलेंट स्टेप्स मैजिस की तात्कालिक गति और हथियारों के शैडो स्टेप्स के समान एक क्षमता थी। ये PK1 के लिए बनाया गया उपकरण था। इंटरप्रेटर का पेंडेंट तो और भी बेहतरीन आभूषण था। केवल मैजिक डैमेज में 5% की वृद्धि के आधार पर ही मैजिस बिना किसी भी तरह से पिछड़े लेवल 20 तक इस पेंडेंट को पहन सकते थे। चलो ये आभूषण ब्लैकी को दे देते हैं। कुछ सोचने के बाद शी फैंग को लगा कि ब्लैकी इस समय सबसे भरोसेमंद व्यक्ति है और वो एक जादूगर भी है। जहां तक चोगे की बात है, वो अभी उससे पहन नहीं सकता था। उसकी 70 चपलता की आवश्यकता बहुत अधिक थी। कम से कम शी फैंग को उसे पहनने के लिए 10वें स्तर तक पहुंचना जरूरी था। उपकरणों को देखते हुए शी फैंग को अचानक याद आया कि वह पहले से ही लेवल 5 पर है। केवल अगाध ब्लेड के गुणों पर भरोसा करते हुए, साथ ही अपनी शक्ति में 6 मुक्त गुण अंक जोड़कर, वह अब सिल्वरमून सेट उपकरण धारण करने में सक्षम था। लेवल 5 पर ही शी फैंग लेवल 10 से कम के स्वॉर्ड्समैन के लिए सर्वश्रेष्ठ सेट इक्विपमेंट से लैस हो गया था। उसके समग्र गुण वास्तव में बेजोड़ थे और बाद में वह जो मिशन करेगा वे उसके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। इसलिए शी फैंग ने अपने सभी मुक्त गुण अंक शक्ति में लगा दिए और सिल्वरमून सेट के 5 टुकड़े पहन लिए। साथ ही अब जब शी फैंग लेवल 5 पर पहुंच गया था तो तलवारबाज की दोहरी तलवारबाजी की प्रतिभा सक्रिय हो गई थी। अब शी फैंग 2 एकधारी तलवारें चला सकता था। फिर शी फैंग ने गुप्त चांदी श्रेणी की क्रिम्सन ब्लेड निकाली और उसे अपनी सहायक भुजा पर लगा लिया। पूरी तरह से तैयार होने के बाद शी फैंग अपने गुणों को देखकर दंग रह गया। पूरे ईश्वर क्षेत्र में उसके जैसे गुणों वाले खिलाड़ी बहुत ही कम थे। सिल्वरमून सेट इक्विपमेंट पर सेट इफेक्ट्स का जिक्र तो करना ही क्या चाहिए। प्रभाव 1, आक्रमण शक्ति जोड़ 1, 5, रक्षा जोड़ 30। प्रभाव 2, HP में 10% की वृद्धि। लाइफ शील्ड टियर 2 सक्रिय होने के बाद एक लाइफ शील्ड बनाता है जो प्राप्त क्षति का 60% अवशोषित करता है, अधिकतम 500 क्षति अवशोषित करने की क्षमता के साथ। प्रभाव 3, प्राप्त क्षति 10% कम हो जाती है, आक्रमण गति 10% बढ़ जाती है। शी फैंग की HP अब लगभग 1000 पॉइंट्स के करीब थी। इन 3 प्रभावों के साथ वह एक MT से भी अधिक मजबूत हो गया था। उसकी क्षति क्षमता में और भी अधिक सुधार हुआ था। चांदी जैसे सफेद कवच पहने, कमर के एक तरफ गहरे काले रंग की अगाध तलवार और दूसरी तरफ खूनी लाल रंग की लाल तलवार लटकी हुई, शी फैंग एक ऐसे नायक की तरह लग रहा था जो दुनिया भर में यात्रा कर रहा हो। जेंटल स्नो से मुलाकात में अभी कुछ समय बाकी था, इसलिए शी फैंग को हैमरस्टोन टाउन से 2 एडवांस क्वेस्ट मिले। ये सभी क्वेस्ट लेवल 10 के 2 सिर वाले सांपों को मारने के लिए थे। इन क्वेस्ट के लिए 20 सांप के पित्त और 30 विषैले दांत चाहिए थे। क्वेस्ट पूरे करने के बाद शी फैंग को दुर्लभ अयस्क और गढ़ने की सामग्री मिल जाएगी। ये सभी सामग्रियां रहस्यमय लोहे के उपकरण और हथियार बनाने के लिए आवश्यक थीं और आमतौर पर इन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल होता था। 20 मिनट से अधिक दौड़ने के बाद शी फैंग अंततः सफेद रेत के रेगिस्तान में एक नखलिस्तान पर पहुंचा। वहां पास ही में 2 सिर वाले सांपों का एक समूह चक्कर लगा रहा था। 2 सिर वाला सांप सामान्य श्रेणी, स्तर 10, HP 950/950। हालांकि 2 सिर वाले सांपों की HP कम होती है, फिर भी एक औसत लेवल 10 का खिलाड़ी अकेले उनका सामना नहीं कर सकता। आमतौर पर इन राक्षसों से लड़ने के लिए उन्हें मदद की जरूरत होती है।
ईश्वर के क्षेत्र में मौजूद राक्षसों में लेवल 10 पर पहुंचने के बाद गुणात्मक परिवर्तन आ जाता है। उनके आक्रमण के तरीके बेहद लचीले हो जाते हैं और वे हमलों से बचाव करना जानते हैं। ये ऐसे गुण हैं जो लेवल 10 से नीचे के सामान्य राक्षसों में नहीं पाए जाते। पर्याप्त युद्ध अनुभव के बिना औसत खिलाड़ियों के लिए उनके हमलों को रोकना या उनसे बचना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा उनके हमलों में एक अतिरिक्त विशेष कौशल भी होता है और जरा सी भी चूक खिलाड़ियों की जान ले सकती है। 2 सिर वाले सांप के हमले के तरीके की बात करें तो यह आमतौर पर अपने एक सिर से हमला करता है और दूसरे से बचाव करता है। इसी वजह से अकेले खेलने वाले खिलाड़ी के लिए इसे नुकसान पहुंचाना मुश्किल होता है। इसके घातक दांत फेटल फैंग कौशल के अलावा जब तक ये किसी खिलाड़ी को काटता है तब तक वह जहर से प्रभावित हो जाता है और 15 सेकंड तक हर सेकंड 50 एचपी कम होता रहता है। अगर खिलाड़ी जहर को दूर नहीं करता तो एक सामान्य खिलाड़ी की जान भी जा सकती है। शी फैंग धीरे धीरे 2 सिर वाले सांपों के करीब पहुंच गया। इससे पहले कि वह 20 गज की दूरी तक भी पहुंच पाता, एक वयस्क के बराबर ऊंचाई वाले 2 सिर वाले सांप ने अपनी जीभ बाहर निकाली और शी फैंग की ओर झपटा। जब उसका भेद खुल गया तो शी फैंग ने भी तुरंत वहां पहुंचने की पहल की। विंड ब्लेड अगाध तलवार एक काली प्रकाश की लकीर में बदल गई और 2 सिरों वाले सांप के जीवन बिंदु की ओर तेजी से बढ़ने लगी। सांप ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने एक सिर से अगाध तलवार को काट लिया, जिससे वह 1 इंच भी हिल नहीं पाए। इसी बीच उसका दूसरा सिर अपना मुंह चौड़ा खोलकर अपने नुकीले विषैले दांतों से नीले हरे रंग का विष सूंघते हुए शी फैंग पर झपटा। शी फैंग के दूसरे हाथ ने क्रिम्सन ब्लेड को लहराया और हथियार एक लाल लकीर में बदल गया क्योंकि उसने 2 सिर वाले सांप पर वार किया। पेंग जैसे ही 2 सिर वाला सांप पीछे हट रहा था, शी फैंग वहीं डटा रहा और उसके सिर के ऊपर 60 से अधिक अंकों का नुकसान दिखाई दिया। दूसरी ओर शी फैंग को केवल 10 से थोड़ा अधिक एचपी का नुकसान हुआ और वह एक कदम भी पीछे नहीं हटा। इसके बाद अगाध तलवार ने 2 सिर वाले सांप के असुरक्षित पेट पर वार किया, जिससे तुरंत -96 का नुकसान हुआ। संयोगवश अगाध तलवार की क्षमता डूमकस सक्रिय हो गई, जिससे 2 सिर वाले सांप के गुण बहुत कम हो गए। हालांकि शी फैंग अभी रुका नहीं था। उसने लाल तलवार से वार करना जारी रखा, 2 सिर वाले सांप के महत्वपूर्ण अंगों को भेदते हुए उसे -112 का अतिरिक्त नुकसान पहुंचाया। जब तक 2 सिर वाले सांप ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया तब तक उसकी एचपी आधी हो चुकी थी। जब एक सर्प सिर ने शी फैंग को काटने की कोशिश की तो वह एक तरफ हट गया और अपना पैर जमीन पर पटककर आगे की ओर धकेल दिया। उसके इस कृत्य से दूसरा सर्प सिर चौंक गया और वह हमला करने या बचाव करने में असमर्थ हो गया। डबल चॉप अगाध तलवार और लाल तलवार ने 2 सिर वाले सांप के पेट में गहरी चोट पहुंचाई। फिर शी फैंग ने अचानक उन्हें खींचा, जिससे 2 सिर वाले सांप का शरीर चीर गया और 2 लंबे घाव हो गए। 2 सिर वाले सांप के सिर के ऊपर 2 क्षति के निशान दिखाई दिए, -156 और -132। इसके अलावा सांप को रक्तस्राव संबंधी एक अक्षमता भी प्राप्त हुई। 2 सिरों वाला सर्प अब भी बदला लेना चाहता था, हालांकि शी फैंग तक पहुंचने से पहले ही वह खून बहने से मर गया। सिस्टम लेवल 10 के 2 सिर वाले सांप को मारा गया। लेवल का अंतर 5 था। प्राप्त EXP में 500% की वृद्धि हुई। कुल 1000 EXP प्राप्त हुए। 2 सिर वाले सांप ने शी फैंग को सांप का पिट दिया। शी फैंग ने पूरे हमले के दौरान बहुत कम कौशल का इस्तेमाल किया, मुख्य रूप से केवल सामान्य हमलों का ही प्रयोग किया। उसने आसानी से एक लेवल 10 के राक्षस का सफाया कर दिया। हालांकि शी फैंग फिर भी संतुष्ट नहीं था, खासकर अपने पहले भेदनकारी हमले को लेकर। 2 सिर वाले सांप ने वास्तव में उस हमले को रोक दिया, अन्यथा वह लगातार कई वार करके 2 सिर वाले सांप को मार सकता था। इसके बाद शी फैंग ने अपने अगले लक्ष्य की तलाश शुरू कर दी। 1 घंटे के भीतर शी फैंग ने 40 से अधिक 2 सिर वाले सांपों को मार गिराया। उसका अनुभव स्तर बढ़कर 5वें स्तर का 81% हो गया। उसकी अनुभव प्राप्ति की गति रॉकेट जैसी थी और यह उपकरण निर्माण की गति से भी कहीं अधिक तेज थी। शी फैंग के मन में मिली जुली भावनाएं थीं। सिल्वर मून सेट के पूरे उपकरण और 2 उच्च स्तरीय हथियारों के साथ उच्च स्तर के राक्षसों को मारना बेहद आसान हो गया था। अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो शी फैंग 1 घंटे से भी कम समय में लेवल 6 तक पहुंच जाएगा। मुझे अभी भी 3 स्नैक गोल्स और 5 वेनोमस फैंग्स की कमी है। हालांकि इस इलाके के सभी 2 सिर वाले सांप मर चुके हैं। नए राक्षसों के दोबारा पैदा होने में थोड़ा समय लग सकता है। शी फैंग ने अपने आसपास का जायजा लिया। वास्तव में वहां एक भी 2 सिर वाला सांप मौजूद नहीं था।
शी फैंग के पास दो सिर वाले सांपों को पीसने के लिए दूसरी जगह भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि कुछ ही कदम चलने के बाद नखलिस्तान से तीन दो सिर वाले सांप रेंगते हुए निकले। तीनों में से एक का सिर बाकी दोनों से बड़ा था और उसके दोनों सिरों पर एक एक सींग भी था। ये नागों का राजा था जो अपने क्षेत्र में गश्त लगा रहा था। एक दुर्लभ एलीट हेन्ना। दो सिर वाले नाग राजा को देखकर शी फैंग ने अपने होंठ चाटे। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। एक दुर्लभ एलीट ऐसी चीज नहीं थी जो किसी को अक्सर मिल जाए। यह अचानक प्रकट होता था और इसकी ताकत सामान्य एलीट राक्षसों से थोड़ी अधिक होती थी। इसके मिलने की संभावना भी बहुत अच्छी थी। इससे मिलना पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता था। टेल नोट्स। एक पीके प्लेयर किलिंग। दो सिरों वाला नागराज अपने दो साथियों के साथ धीरे धीरे शी फैंग की ओर रेंगने लगा। हालांकि उसे शी फैंग के अस्तित्व का पता नहीं चला। उसकी पूंछ शांति से लहरा रही थी और उसका सिर गर्व से ऊपर उठा हुआ था, मानो वह अपने क्षेत्र पर नजर रख रहा हो। इसी बीच दो सामान्य दो सिर वाले नाग राजा का पीछा कर रहे थे। वे नाग राजा की तरह घमंड नहीं दिखा रहे थे, बल्कि अंगरक्षकों की तरह थे। उनकी तीखी निगाहें चारों ओर घूम रही थीं। जैसे ही कोई हलचल दिखाई देती, वे तुरंत अपने राजा की तेज तलवार बन जाते और अपने राजा के लिए हानिकारक सभी शत्रुओं को मार डालते। दो सिरों वाले नागराज के उसके पास आने से लेकर उसके मुड़कर चले जाने तक शी फैंग चुपचाप उसे देखता रहा। हालांकि शी फैंग को कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह चुपके से उसका पीछा करता रहा, उस पर अपनी पैनी नजर रखता रहा और हमले के लिए सबसे उपयुक्त जगह का इंतजार करता रहा। दो सिर वाला नाग राजा दुर्लभ विशिष्ट। स्तर 10 HP 4000/4000। अन्य दो जुड़वां सिर वाले नाग रक्षक सामान्य राक्षस थे। वे दोनों लेवल 10 के थे और दोनों के पास 1400 HP थे। शी फैंग को एक साथ 3 लेवल 10 के राक्षसों का सामना करना था। इतना ही नहीं, उनमें एक दुर्लभ एलीट भी शामिल था। हालांकि शी फैंग ने सिल्वर मून सेट के सभी उपकरण पहन रखे थे, फिर भी उसे कार्रवाई करने से पहले ठीक से योजना बनानी थी। आखिर कुछ लोग बहुतों से नहीं लड़ सकते। साथ ही नाग जाति की गति अत्यंत तीव्र थी और नाग राजा तो उससे भी कहीं अधिक तीव्र था। शी फैंग ने दो सिर वाले नाग राजा का पीछा करते हुए बलुआ पत्थर से भरे एक क्षेत्र में प्रवेश किया। यहाँ कई ऐसे पत्थर थे जो एक व्यक्ति से भी ऊंचे थे और जिनका उपयोग दो सिर वाले नाग राजा की दृष्टि को बाधित करने के लिए किया जा सकता था, इसलिए शी फैंग ने अंततः कार्रवाई शुरू की। अगर शी फैंग तीनों दो सिर वाले सांपों से एक साथ लड़ता तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए उसे उन्हें अलग अलग करके एक एक करके मारना था, जिसमें सामान्य राक्षसों को प्राथमिकता देनी थी। शी फैंग ने तुरंत फैंटम किल का प्रयोग किया और अपने हमशक्ल को पीछे इंतजार करने के लिए छोड़ दिया, जबकि उसने कमान संभाली। शी फैंग ने विंड ब्लेड का प्रयोग किया और उसकी तलवार ने निकटतम दो सिर वाले सर्प रक्षक पर वार किया। घात लगाकर किए गए हमले और विंड ब्लेड से मिली गति में वृद्धि के कारण दो सिर वाला सांप हमले पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। शी फैंग की दोनों तलवारों ने तुरंत उसकी पीठ में वार किया, जिससे उसे -76 और -61 का नुकसान हुआ। इसके बाद शी फैंग ने डबल चॉप का इस्तेमाल किया, जिससे उसे -103 और -89 का नुकसान हुआ और दो सिर वाले सांप गार्ड पर रक्तस्राव का प्रभाव रह गया। शी फैंग के पास बेहतरीन उपकरण और उच्च स्तरीय कौशल थे। भले ही दो सिर वाले नाग रक्षक की रक्षा क्षमता बहुत अधिक हो, शी फैंग उसे बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता था। अगर कोई औसत स्तर 5 का खिलाड़ी दो सिर वाले नाग रक्षक पर हमला करता, तो स्तर की सीमा और राक्षस की उच्च रक्षा क्षमता के कारण वह उसे ज्यादा से ज्यादा -3 या -4 का नुकसान ही पहुंचा पाता। दो सिरों वाला नाग रक्षक दर्द से कराह उठा। उसने तुरंत अपने सिर घुमाए और शी फैंग पर हमला कर दिया। दूसरा दो सिरों वाला नाग रक्षक भी पास आया और शी फैंग को काटने लगा। अब शी फैंग पर एक साथ दो तरफ से हमले हो रहे थे। यह देखकर शी फैंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने थंडरिंग फ्लैश का प्रयोग करते हुए 3 बिजली की लकीरें दो सिर वाले नाग रक्षकों में से एक पर मारी। हालांकि दो सिर वाले नाग रक्षक ने अत्यंत तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसके एक सिर ने अवरोध उत्पन्न किया, जबकि दूसरे ने शी फैंग को काट लिया। बिजली की तीनों लकीरों को रोक दिया गया, जिससे मामूली नुकसान हुआ। जैसे ही सांप के विषैले दांत काटने ही वाले थे, शी फैंग ने पैरी का इस्तेमाल किया और विंडवॉक को सक्रिय कर दिया। हमले को रोकने के बाद शी फैंग तुरंत मुड़ा और भाग गया। दो सिर वाले नाग रक्षक स्वाभाविक रूप से अपने क्रोधित शत्रु को नहीं छोड़ते। वे तीव्र गति से रेंगते हुए शी फैंग का पीछा करने लगे। वहीं निहत्थे दो सिर वाले नाग राजा की ठंडी आंखों में भयंकर क्रोध झलक रहा था। वह भी रेंगते हुए शी फैंग का पीछा करने लगा।
हालांकि जैसे ही दो सिर वाला नाग राजा कुछ गज आगे बढ़ा, शी फैंग के हमशक्ल ने पवनब्लेड का प्रयोग किया और उस पर झपटा। हमशक्ल ने नाग राजा की गर्दन पर वार किया, जिससे उसे -24 का नुकसान हुआ। इस हमले से नाग राजा क्रोधित हो गया। बिजली की गति से नाग राजा ने हमशक्ल को काट लिया। जैसे ही डोपेलगैंगर का लक्ष्य पूरा हो गया, उसने भी विंडवॉक को सक्रिय किया, मुड़ा और चला गया। अब दो सिर वाले नाग रक्षक नाग राजा से अलग हो गए थे। यद्यपि दोनों दो सिर वाले नाग रक्षक शक्तिशाली थे, लेकिन अपने राजा के समर्थन के बिना वे शी फैंग के भयंकर हमलों का सामना नहीं कर पा रहे थे। शी फैंग के वार लगातार दो सिर वाले नाग रक्षकों के महत्वपूर्ण अंगों पर पड़ रहे थे। आखिर सिल्वर मून सेट के उपकरण सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। इस समय शी फैंग की चपलता 60 अंकों से अधिक थी। यदि दो सिर वाले नाग रक्षक समय रहते शी फैंग के एक हमले से बचाव भी कर लेते, तो भी वे उसकी दूसरी तलवार से घायल हो जाते। हर वार से 60 से 70 एचपी कम हो जाते, जबकि कभी कभी लगने वाले गंभीर वार से -150 से अधिक का नुकसान होता। शी फैंग के तलवार के वार किसी भयंकर आंधी की तरह थे। तलवार के वार लगातार दोनों दो सिर वाले नाग रक्षकों पर पड़ रहे थे, जिससे उनकी शक्ति तेजी से घट रही थी। कुछ ही क्षणों में दोनों दो सिर वाले नाग रक्षकों ने अंतिम सांस ली। सामान लूटने के बाद शी फैंग ने दो सिर वाले नाग राजा पर हमला कर दिया। फिलहाल डोपेलगैंगर की एचपी 30% से भी कम हो गई थी। वह दो सिर वाले नाग राजा को काबू में करने की कोशिश में बुरी तरह थक चुका था। रेयर एलिट के हमले बेहद तेज थे। वह समय समय पर जहरीली धुंध उगलता था, जिससे एक बड़ा इलाका ढक जाता था। डोपेलगैंगर के पास अपने असली शरीर के गुणों का केवल 50% ही बचा था, इसलिए वह केवल बचाव और भागने की कोशिश कर सकता था। अन्यथा वह कब का मर चुका होता। हालांकि अब जबकि असली शरीर आ चुका था, तो डोपेलगैंगर को अब दो सिर वाले नाग राजा को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। शी फैंग ने तुरंत 9 ड्रैगन स्लैश का इस्तेमाल किया, जिससे उसने अगाध ब्लेड के 9 प्रेत उत्पन्न किए। फिर शी फैंग ने डिफेंसिव ब्लेड का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी आक्रमण सीमा काफी बढ़ गई। विषैली धुंध उगलने में सक्षम दो सिर वाले नागराज का सामना करते समय वह केवल दूर से ही हमला कर सकता था। यदि वह दो सिर वाले नागराज से आमने सामने की लड़ाई में उतरता, तो वह 20 सेकंड भी नहीं टिक पाता। यहां तक कि यदि वह अपने सभी जीवन रक्षक कौशलों का उपयोग भी कर लेता, तब भी वह जीवित नहीं बच पाता। दो सिरों वाला नाग राजा बहुत ही धूर्त था। शी फैंग का सामना करते समय उसका एक सिर शी फैंग के हमलों से बचाव करता था, जबकि दूसरा सिर लगातार उसके हमशक्ल पर हमला करता रहता था और शी फैंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। 3 से 4 बार चोट लगने के बाद उसका हमशक्ल इसे और सहन नहीं कर सका और गायब हो गया। इसी बीच दो सिर वाले नाग राजा की एचपी अभी भी 70% से अधिक थी। उसका दूसरा सिर अब शी फैंग की ओर मुड़ा और उसे घूरने लगा। उसने अपना मुंह खोला और जहर उगल दिया। जहर तीर की तरह शी फैंग की ओर बढ़ा। शी फैंग का चेहरा अचानक उतर गया। उसने जहर से बचने के लिए अपना शरीर बगल में धकेल दिया। जब विषैला द्रव बलुआ पत्थर से टकराया, तो वह तुरंत उसके आर पार निकल गया और पीछे एक बड़ा छेद छोड़ गया। ये दो सिर वाले नाग राजा का संक्षारक अम्ल था। यदि कोई इसे रोकने का प्रयास करे, तो भले ही गुप्त चांदी का हथियार ठीक रहे, लेकिन एक सामान्य हथियार तुरंत पिघल जाएगा। कांसे के हथियार की मजबूती कम से कम आधी हो जाएगी और संक्षारक अम्ल के 2 बार लगने पर वह कबाड़ बन जाएगा। इस तरह एक आदमी और एक सांप एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हुए हमला करते और चकमा देते रहे। शी फैंग ने उन्माद में आकर अपनी तलवारें चलाईं। तलवार की रोशनी की लकीरें पूरे क्षेत्र में फैल गईं। इसी बीच दो सिरों वाले नाग राजा के दोनों सिर लगातार विष उगलते रहे, जिससे अनगिनत छेद हो गए। समय समय पर यह एक बड़े क्षेत्र को विषैली धुंध से भर देता था, जिससे घास का एक तिनका भी जीवित नहीं बचता था। समय समय पर लड़ाई के दौरान शी फैंग को जहर लग जाता था। 10 मिनट से अधिक लगातार लड़ाई के बाद भले ही शी फैंग कूलडाउन खत्म होते ही बेसिक रीजनरेशन पोशन पी रहा था, फिर भी उसकी बची हुई एचपी केवल 8% थी। वहीं दो सिर वाले नाग राजा की एचपी अभी भी 14% थी। दोनों की शक्ति कम देखकर दो सिर वाले नागराज ने भयावह रूप धारण कर लिया। उसका आकार थोड़ा सा बढ़ गया, फिर अचानक वह हवा में उछल पड़ा। उसका एक सिर चौड़ा खुल गया, जिससे उसके बर्फ जैसे सफेद विषैले दांत दिखाई देने लगे, जबकि दूसरे सिर से विषैली धुंध निकलने लगी। दो सिर वाले नागराज ने आक्रमण और बचाव दोनों को मिलाकर हमला किया, और जैसे ही शी फैंग उसके करीब पहुंचा, वह उस हानिकारक धुंध में फंस गया। अब पूरी ताकत लगा रहे हो।
फिलहाल शी फैंग जहरीली धुंध को ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड तक ही झेल सकता था या नागराज के एक ही वार को सहन कर सकता था। इसलिए शी फैंग ने अपने थैले से बेसिक रीजनरेशन पोशन की एक बोतल निकाली, उसे पीकर 180 एचपी स्वास्थ्य शक्ति वापस पाली। दूसरे हाथ में शी फैंग ने एक पॉलीमॉर्फ स्क्रॉल बहुरूपी स्क्रॉल निकाली। जैसे ही 2 सिरों वाला नाग राजा उतरने ही वाला था, वह तुरंत एक भीड़ में बदल गया। गरजती हुई चमक, काटना, डबल चॉप, पृथ्वी विखंडक। लगातार हमलों के बाद 2 सिर वाले नाग राजा की केवल 5% शक्ति ही बची थी। हालांकि वह अपने मूल रूप में वापस आ गया था और उसके चारों ओर विषैली धुंध छा गई थी। धुंध के अंदर रहते हुए 2 सिर वाले नाग राजा की रिकवरी गति कई गुना बढ़ गई, जबकि उसके दुश्मनों की शक्ति तेजी से कम हो रही थी। शी फैंग ने तुरंत पीछे हटते हुए 2 सिर वाले नाग राजा पर अगाध बंधन का प्रयोग किया। फिर शी फैंग ने प्रथम श्रेणी का जादुई स्क्रॉल निरंतर ज्वाला बम निकाले और मंत्रोच्चार करने लगा। 5 विशाल अग्निगोलों ने 2 सिर वाले नाग राजा के शरीर पर प्रहार किया, जिससे उसकी बची हुई सारी शक्ति भी समाप्त हो गई। मरते समय 2 सिर वाले नाग राजा ने 4 वस्तुएं गिरा दी। सिस्टम 2 सिर वाले नाग राजा को मार गिराया गया। स्तर में 5 का अंतर। प्राप्त EXP में 500% की वृद्धि। कुल 5000 EXP प्राप्त हुए। शी फैंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। जैसा कि उम्मीद थी, लेवल 10 के रेयर एलिट से निपटना बेहद मुश्किल था। अगर उसके पास सिल्वर मून सेट इक्विपमेंट और टियर 1 मैजिक स्क्रॉल न होते तो इस लड़ाई में उसकी जान चली जाती। सौभाग्य से शी फैंग ने उसे मार गिराया। गिरी हुई 4 वस्तुओं में से एक थी लेवल 8 की रहस्यमयी लोहे की छड़ी, जीवन का गीत, जो पुरोहितों के लिए थी। इसके समग्र गुण काफी अच्छे थे और यह रिकवरी स्किल्स के स्तर को जोड़ 1 से बढ़ाती थी। ये निस्संदेह एक उच्च स्तरीय छड़ी थी। अगली वस्तु थी लेवल 10 की कांस्य क्रॉस शील्ड, जिसके गुण औसत थे। हालांकि शील्ड दुर्लभ वस्तुएं मानी जाती थीं, इसलिए इसका मिलना अपने आप में काफी अच्छा था। अंतिम 2 वस्तुएं थीं नाग राजा का पित्त और नाग राजा की खाल। ये दोनों ही विष और चमड़े के कवच बनाने में दुर्लभ सामग्रियां थीं। क्वेस्ट आइटम पहले ही एकत्र कर लिए गए थे, इसलिए कुछ आराम करने के बाद शी फैंग क्वेस्ट जमा करने के लिए वापस लौट आया। उसे दुर्लभ गढ़ाई सामग्री प्राप्त हुई और उसका अनुभव स्तर 5 के 91% तक बढ़ गया, जो स्तर 6 तक पहुंचने से बस थोड़ा ही कम था। समय को देखते हुए निर्धारित बैठक के समय में अब कुछ ही समय बचा था। इसलिए शी फैंग ने 8वें स्तर के क्षेत्र फिजिस कैन्यन की ओर चलना शुरू कर दिया। फिजिस कैन्यन धरती पर स्वर्ग के समान हरे भरे पेड़ पौधों से भरा एक स्थान था। घाटी से होकर कई जलधाराएं बहती थीं, जबकि ऊपर आकाश में पक्षियों के झुंड उड़ते रहते थे। जंगल भी सैकड़ों पक्षियों की आपस में गुनगुनाने की आवाजों से गूंज रहा था। हालांकि यह जगह खूबसूरत थी, लेकिन फिलहाल यहां कोई भी खिलाड़ी लेवल बढ़ाने के लिए नहीं आया था। आखिर इस समय सबसे ऊंचे लेवल वाला खिलाड़ी सिर्फ लेवल 6 पर था। आमतौर पर वे लेवल 6 या लेवल 7 वाले इलाकों में आराम से लेवल बढ़ाते रहते हैं। फिजिस कैन्यन लेवल 8 के राक्षसों का इलाका था और अंदरूनी इलाकों में तो लेवल 9 के राक्षस भी मिल सकते थे। कुछ समय के लिए कोई भी खिलाड़ी इस जगह को परेशान करने नहीं आएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शी फैंग यहाँ स्टील फोर्ट्रेस बारूटिया नामक विशिष्ट मिशन के लिए आया था। यह मिशन उसके भविष्य के गिल्ड की स्थापना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। शी फैंग के पिछले जीवन में इस विशेष मिशन को पूरा करने वाला खिलाड़ी केवल मिशन के पुरस्कारों के बल पर ही एक द्वितीय श्रेणी के गिल्ड को प्रथम श्रेणी के स्तर तक पहुंचा देता था। लेकिन अब जब शी फैंग को यह विशेष मिशन प्राप्त हुआ है, तो वह इसका उपयोग अपने द्वारा स्थापित किए जाने वाले गिल्ड के लाभ के लिए करेगा। घाटी में प्रवेश करने के बाद शी फैंग ने दानव के मुखौटे का उपयोग करके अपना रूप बदल लिया। उसने चांदी जैसे सफेद सिल्वर मून सेट इक्विपमेंट को चमकदार गहरे काले रंग के सेट इक्विपमेंट में बदल दिया। इसे ब्लैक मून सेट इक्विपमेंट कहा जा सकता है। शी फैंग ने अपना चेहरा भी लगभग 26 से 27 वर्ष के एक बुजुर्ग सज्जन के चेहरे में बदल लिया। फिर उसने एक काला चोला ओढ़ लिया जिसमें उसका चेहरा छिपा हुआ था। पहली नजर में उसका रूप रहस्यमय प्रतीत होता था, जिससे दूसरों को लगता था कि वह कोई रहस्यमय व्यक्ति है। शी फैंग का पहनावा नाइट रेंजर 1 से कुछ मिलता जुलता था, बस फर्क इतना था कि उसकी पीठ पर एक साधारण काले धनुष के बजाय 2 लंबी तलवारें लटकी हुई थीं। इसके अलावा शी फैंग नाइट एल्फ जाति का नहीं था। अब जब शी फैंग ने अपना रूप बदल लिया था, तो कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा। यहां तक कि जेंटल स्नो की पारखी निगाहों से भी उसे पहचानना नामुमकिन था। बैठक स्थल पर पहुंचने पर शी फैंग ने पाया कि जेंटल स्नो और उसका समूह अभी तक नहीं पहुंचा था।
शी फैंग ने सिस्टम नोटिफिकेशन खोलकर इस बार फोजिंग डिजाइन की बिक्री की स्थिति पर नजर डाली। क्या सब बिक गया? शी फैंग ने नोटिफिकेशन की श्रृंखला को देखा, उसकी आंखें लगभग चमक उठीं। ऑक्शन हाउस से 10 से अधिक सूचनाएं आईं और उनमें से प्रत्येक में उन्हें सूचित किया गया कि उनके पास लगभग 3 सोने के सिक्कों की वृद्धि हुई है। शी फैंग ने कुल 20 फोजिंग डिजाइन नीलाम किए, फिर भी वे औसतन 3 सोने के सिक्कों की कीमत पर बिके। कोई भी कल्पना कर सकता है कि ये गिल्ड कितने बेताब थे। हालांकि 3 सोने के सिक्कों की कीमत की तुलना में फोजिंग डिजाइन खरीदने वाले ये गिल्ड बहुत जल्दी अपनी कमाई वापस कमा सकते थे। गॉड्स डोमेन की आधिकारिक शुरुआत केवल 3 दिन पहले हुई थी। समय बीतने के साथ साथ गॉड्स डोमेन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। नए खिलाड़ियों की संख्या पुराने खिलाड़ियों से भी अधिक हो सकती है। ये नए खिलाड़ी मुख्य उपभोक्ता होंगे और लेवल 3 ग्लिमर चेस्टप्लेट की आपूर्ति मांग को पूरा नहीं कर पाएगी। थोड़े ही समय में ग्लिमर चेस्टप्लेट का मूल्य कम नहीं होगा, बल्कि इसके बजाय बढ़ भी सकता है। हालांकि शी फैंग का लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका था, इसलिए अब उसने पैसे कमाने के लिए और ग्लिमर चेस्टप्लेट फोजिंग डिजाइन बनाने की योजना नहीं बनाई थी। इस समय उसके बैग में 50 से अधिक सोने के सिक्के थे। ये सिक्के 10 से अधिक बड़े गिल्डों की कुल धनराशि थे। अगर शी फैंग इन सभी सिक्कों का इस्तेमाल एक गिल्ड चलाने के लिए करता तो ये कितना शक्तिशाली होता। दुर्भाग्य से गिल्ड चलाने के लिए केवल पैसा ही काफी नहीं था। शी फैंग ने 20 सोने के सिक्के निकाले और उन्हें वर्चुअल ट्रेड सेंटर पर रजिस्टर कर दिया। आखिर वह इतने सारे सोने के सिक्के यूं ही अपने पास नहीं रख सकता था। अगर वह ऐसा करता तो वह पैसे बर्बाद कर रहा होता। मौजूदा विक्रय मूल्य के हिसाब से इन 20 सोने के सिक्कों की कीमत 180,000 क्रेडिट थी। शी फैंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि सब कुछ इतना आसानी से हो जाएगा। उसने महज 3 दिनों में इतने सारे क्रेडिट कमा लिए। हालांकि अगर उसे एक अच्छी वर्कशॉप शुरू करनी थी तो इतनी कम रकम अभी भी अपर्याप्त थी। शैडो वर्कशॉप शुरू करने के लिए लैन हेलोव ने शुरुआत में ही 5 मिलियन क्रेडिट का निवेश किया। अगले महीने ही उन्होंने 10 मिलियन क्रेडिट से भी अधिक का निवेश कर दिया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक वर्कशॉप शुरू करने में कितना पैसा लगा होगा, हजारों या दसियों हजारों सदस्यों वाले गिल्ड की तो बात ही छोड़िए। हालांकि वर्कशॉप और गिल्ड की स्थापना के बाद हालात पूरी तरह बदल गए। किसी गिल्ड के लिए लाखों क्रेडिट कुछ भी नहीं थे। शी फैंग को अभी भी बहुत पैसा कमाना था, इसीलिए शी फैंग ने जेंटल स्नो के साथ गुप्त रूप से काम करना चुना था। क्या तुम ब्लैक फ्लेम हो? शी फैंग के पीछे से एक ऐसी आवाज आई जो किसी जेड पत्थर के जमीन पर गिरने जितनी तीखी थी। शी फैंग ने पीछे मुड़कर देखा तो जेंटल स्नो की खूबसूरत आकृति उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी और उसे निहार रही थी। हालांकि यह उनकी दूसरी मुलाकात थी, फिर भी जेंटल स्नो की चौकस निगाहों से वह अभी भी अपरिचित था। थोड़ी गंभीर आवाज में शी फैंग ने कहा, सही कहा, मैं हूं। शी फैंग का जवाब सुनकर और साथ ही ब्लैक फ्लेम की पहचान साबित करने वाली जानकारी प्राप्त करके जेंटल स्नो की खूबसूरत निगाहें केंद्रित हो गईं। उसने चुपके से अपनी अवलोकन क्षमता का इस्तेमाल किया। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। अचानक जेंटल स्नो की निगाहें खाली हो गईं। वह शी फैंग का नाम नहीं पहचान पा रही थी। जानकारी में केवल इतना लिखा था कि वह एक अज्ञात लेवल 5 का सदस्य है। जेंटल स्नो को पहले लगा था कि ब्लैक फ्लेम के पास सिर्फ अच्छी गढ़ाई की कला, कई भाग्यशाली संयोग, उत्कृष्ट रणनीतियां और अपेक्षाकृत अच्छे गेमिंग कौशल हैं। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ब्लैक फ्लेम के गेमिंग कौशल सिर्फ औसत दर्जे के नहीं थे। वह निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ था, अन्यथा वह इतनी उच्च श्रेणी की वस्तु प्राप्त नहीं कर पाता। पहचान छुपाने वाली विशेष वस्तुएं, यहां तक कि ओरोबोरोस के पास भी ऐसी एक भी वस्तु नहीं थी। उन्होंने किसी अन्य श्रेष्ठ गिल्ड के पास ऐसी वस्तु होने की भी कोई खबर नहीं सुनी थी। वहीं सामने खड़े रहस्यमय व्यक्ति के पास न केवल ऐसी वस्तु थी, बल्कि जेंटल स्नो उसके पहने हुए उपकरणों से निकलने वाली एक शक्तिशाली ऊर्जा को भी महसूस कर सकती थी। हालांकि उपकरणों के विशेष प्रभाव छिपे हुए थे, लेकिन उनकी नाजुक बनावट और उनके चारों ओर बने जादुई चिन्हों को देखकर जेंटल स्नो समझ गई कि यह एक सेट है। वास्तव में ब्लैक फ्लेम के उपकरण शायद उससे कमतर नहीं थे। उसके उपकरण उसके पीछे मौजूद एलीट पार्टी के प्रयासों से प्राप्त हुए थे। इन्हें प्राप्त करने में कितना समय लगा होगा? उसके सामने खड़े व्यक्ति को इतने अच्छे उपकरण कैसे मिले? जेंटल स्नो ने शी फैंग को ध्यान से देखा। उसे शक होने लगा था कि ब्लैक फ्लेम कहीं कोई खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन किसी रहस्यमयी संगठन का नेता है। वरना उसके पास इतने सारे काम करने के लिए इतने वित्तीय और भौतिक संसाधन कैसे होते?
स्टार मून किंगडम के खिलाड़ियों ने तो उसे मुख्य जालसाज का पद सार्वजनिक रूप से दिया हुआ था। जालसाजी और संगठन जैसे कामों में ही उसका ज्यादातर समय लग जाता, तो फिर उसके पास इतने अच्छे उपकरण कैसे हो सकते थे। नमस्कार, मैं जेंटल स्नो हूं, ओरोबोरोस की प्रथम उपनेता। जेंटल स्नो ने बड़े ही औपचारिक ढंग से अपना सफेद हाथ आगे बढ़ाया। यह उस अनौपचारिक मुलाकात से बिल्कुल अलग था जब शी फैंग उनसे पहली बार मिला था और तब उन्होंने शी फैंग के प्रति श्रेष्ठता का भाव दिखाया था। जेंटल स्नो के पीछे खड़े दल के सभी सदस्य हैरान रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनका नेता सचमुच किसी दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाने की पहल करेगा। क्या उनके सामने बैठे इस बुजुर्ग सज्जन इतने शक्तिशाली थे कि इस तरह की औपचारिकता की आवश्यकता पड़े। जेंटल स्नो के पीछे खड़ी झाओ युएरू अपनी खूबसूरत निगाहों से शी फैंग को लगातार निहार रही थी। इस मुलाकात से पहले शी फैंग के लगातार प्रदर्शनों ने उसे उसके प्रति काफी आकर्षित कर लिया था। अब जब वह उससे आमने सामने मिल रही थी, तो उसने पाया कि शी फैंग का पूरा व्यक्तित्व एक परिपक्व और शांत भाव से परिपूर्ण था, जिससे अन्य लोग भी अनजाने में उसकी ओर ध्यान देने लगे थे। अब जब जेंटल स्नो ने भी अपनी सहमति दे दी थी, तो झाओ युएरू की उसके प्रति धारणा थोड़ी बेहतर हो गई थी। नमस्कार, आप मुझे ब्लैक फ्लेम कह सकते हैं। अधिक रूखा व्यवहार न करते हुए शी फैंग ने जेंटल स्नो से हाथ मिलाया। उसने पाया कि उसका हाथ उम्मीद के मुताबिक बहुत नर्म और चिकना था। अगर ब्लैकी को इस घटना के बारे में पता चलता तो वह शायद शी फैंग से हाथ मिलाता और फिर 3 दिन तक हाथ नहीं धोता। शी फैंग ने सिल्वर मून सेट इक्विपमेंट के स्वरूप को पूरी तरह से न बदलने का कारण उन्हें विस्मित और भयभीत करना था। संतोषजनक परिणाम देखकर शी फैंग सीधे मुद्दे पर आया और बोला, मैंने इस बार आपके ओरोबोरोस के साथ सहयोग करने के लिए आपसे संपर्क किया है। मुझे आश्चर्य है कि इस बारे में आपकी क्या राय है। बिल्कुल, हम इसका हार्दिक स्वागत करते हैं। अगर आप हमारे ओरोबोरोस के मुख्य निर्माता बनने को तैयार हैं तो बस अपनी कीमत बता दीजिए, जेंटल स्नो ने आत्मविश्वास से कहा। उसे अंदाजा था कि शी फैंग बहुत ज्यादा कीमत मांगेगा, लेकिन अगर वे शी फैंग को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो जाते हैं तो सब कुछ जायज होगा। इसके अलावा उसके मौजूदा प्रभाव के साथ शी फैंग की भूख मिटाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मिस स्नो, मुझे लगता है कि आप कुछ गलत समझ रही हैं। मैं आपके गिल्ड में शामिल नहीं होऊंगा। इसके बजाय मैं आपके गिल्ड के साथ सहयोग करने के लिए समान दर्जे का उपयोग करूंगा। यदि मिस स्नो इस समस्या को स्पष्ट नहीं कर पाती हैं, तो हमें इस चर्चा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बात समाप्त करके शी फैंग जाने के लिए मुड़ गया। टेल नोट्स। वन नाइट रेंजर डेथली फॉरेस्ट कालकोटरी में पाया जाने वाला एक विशेष एलीट, जिसका उल्लेख अध्याय 25 में किया गया है। चूंकि शी फैंग जाने ही वाला था, ओरोबोरोस के सदस्य स्तब्ध रह गए। क्या सच में कोई ऐसा व्यक्ति था जो जेंटल स्नो के साथ ऐसा व्यवहार करता? उसने तो ओरोबोरोस के साथ काम करने का मौका भी बिना किसी हिचकिचाहट के ठुकरा दिया था। झाओ युएरू घबरा गई, उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। वह लगभग शी फैंग को रोककर उन दोनों के बीच मध्यस्थता करना चाहती थी। यहां तक कि बुद्धिमान जेंटल स्नो ने भी अभी तक कुछ नहीं कहा था। अगर झाओ युएरू खुद कुछ करती तो उसके दखल से स्थिति और बिगड़ सकती थी। इसलिए कोई और विकल्प न होने पर उसने जेंटल स्नो का हाथ पकड़कर उसे चुपके से याद दिलाया। हालांकि झाओ युएरू को यह नहीं पता था कि जेंटल स्नो भी इसी तरह स्तब्ध थी। उसे यह कल्पना भी नहीं थी कि शी फैंग का प्रारंभिक लक्ष्य ओरोबोरोस में शामिल होना नहीं, बल्कि उनके साथ समान स्तर पर सहयोग करना था। लेकिन क्या शी फैंग के पास ऐसा करने की योग्यता थी? ओरोबोरोस दिखने में जितना सरल लगता था, उतना था नहीं। वह आभासी गेमिंग जगत का एक विशालकाय प्राणी था। उसके पास मौजूद संसाधन किसी आम खिलाड़ी की कल्पना से परे थे। ओरोबोरोस के साथ समान स्तर पर सहयोग करने के लिए कम से कम उन्हें भी एक प्रथम श्रेणी का गिल्ड होना आवश्यक था। दूसरी ओर जेंटल स्नो से पहले वाला व्यक्ति ओरोबोरोस के साथ समान स्तर पर सहयोग करना चाहता था, मानो यह एक स्वाभाविक बात हो। इतना आत्मविश्वास होने का मतलब यह है कि क्या सचमुच इस व्यक्ति के पीछे कोई गुप्त शक्ति थी? ये भी असंभव नहीं था। इन सभी कार्यों को पूरा करने के साथ साथ इस तरह के उपकरण प्राप्त करना किसी व्यक्ति के लिए इतने कम समय में संभव नहीं था। ब्लैक फ्लेम को निश्चित रूप से किसी महान शक्ति का समर्थन प्राप्त था। यही एकमात्र कारण था कि वह इस समय चल रही भयंकर प्रतिस्पर्धा को अंजाम दे पा रहा था। उनके गिल्ड के आंकड़ों के अनुसार ब्लैक फ्लेम को फोर्जिंग डिजाइन्स बेचकर 60 सोने के सिक्कों से अधिक की आय प्राप्त हुई थी। वहीं एक उच्च श्रेणी के गिल्ड के पास इस समय 3 सोने के सिक्कों से भी कम धनराशि थी। यदि इस धन का सही उपयोग किया जाता तो एक उच्च श्रेणी का गिल्ड तुरंत अन्य उच्च श्रेणी के गिल्डों को पीछे छोड़ सकता था।
सुपर गिल्ड बनना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। अचानक जेंटल स्नो को रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। ओरोबोरोस के उपनेता होने के बावजूद वह इतनी बड़ी छिपी हुई शक्ति को पहचानने में वास्तव में विफल रही थी। हालांकि उसके लिए उस शक्ति का अज्ञात होना, ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि वह शक्ति कितनी गहराई में छिपी हुई थी। सौभाग्य से अब वह इसे खोजने में सक्षम हो गई थी। वह मित्र था या शत्रु, यह अभी भी अज्ञात है। कृपया प्रतीक्षा करें। जेंटल स्नो ने शी फैंग से रुकने का आग्रह करते हुए कहा, आपको भी यह जानना चाहिए कि हमारा ओरोबोरोस एक उच्च कोटि का गिल्ड है। हमारे साथ काम करने की योग्यता रखने वाली शक्तियां बहुत कम हैं। यदि आप ये साबित कर सकते हैं कि आपके पास क्षमता और पूंजी है और आपका प्रस्ताव ओरोबोरोस के लिए बहुत लाभदायक होगा, तो हम एक समझौते पर पहुंच सकते हैं। ओरोबोरोस का रुतबा तो वाकई बहुत बड़ा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि जिन बेहतरीन गिल्ड्स के साथ मैं सहयोग कर सकता हूं, वे सिर्फ तुम तक ही सीमित नहीं हैं। शी फैंग ने मुड़कर जेंटल स्नो की तरफ देखा, मानो ओरोबोरोस को उसने बिल्कुल भी महत्व न दिया हो। इसके बाद उसने ब्लैकबियर्ड से खरीदी हुई 10वें स्तर की रहस्यमयी लोहे की उपकरण बनाने की एक डिजाइन निकाली और उसे जेंटल स्नो के चेहरे के सामने लहराया। फिर उसने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, मुझे आश्चर्य है कि इसे देखकर तुम्हारे क्या विचार होंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मुझमें काफी योग्यता है? ये कैसे हो सकता है? जेंटल स्नो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका दिल सदमे से भर गया। तुम्हें लेवल 10 का रहस्यमयी लोहे की ढलाई का डिजाइन कैसे मिला? इस समय तो लेवल 3 ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन के लिए भी जबरदस्त होड़ मची हुई थी। शी फैंग के हाथों में इस फोर्जिंग डिजाइन का जो मूल्य था, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। किसी गिल्ड के कुलीन वर्क के लिए लेवल 3 ग्लिमर चेस्ट प्लेट फोर्जिंग डिजाइन का कोई खास उपयोग नहीं था। गिल्ड द्वारा इसे प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य केवल धन कमाना और अपने फोर्जेस को प्रशिक्षित करना था, जिससे अन्य गिल्डों की तुलना में उनके गिल्ड को अधिक लाभ प्राप्त हो सके। हालांकि शी फैंग के पास मौजूद फोर्जिंग डिजाइन की तुलना में ग्लिमर चेस्टप्लेट फोर्जिंग डिजाइन का उल्लेख करना भी उचित नहीं था। एक कदम आगे बढ़ो, फिर बाकी सभी कदम आगे बढ़ाओ। यही आभासी गेमिंग जगत का स्वाभाविक नियम था। हर गिल्ड इस नियम से वाकिफ थी। व्यापारिक रहस्य है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। शी फैंग ने गढ़ने का डिजाइन अपने पास रख लिया और कहा, अगर कोई और बात नहीं है तो मैं चलता हूं। जेंटल स्नो के लिए यह बिल्कुल नामुमकिन था कि वह अपने सामने खड़े उस व्यक्ति को जाने दे जिसके पास लेवल 10 की रहस्यमयी लोहे की उपकरण निर्माण कला है। इसके अलावा उसे किसी अन्य उच्च श्रेणी के गिल्ड के साथ सहयोग करने की अनुमति देना भी असंभव था। यदि वह अन्य उच्च श्रेणी के गिल्डों को उसे प्राप्त करने और इन उपकरणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की अनुमति दे देती, जिससे प्रत्येक कुलीन सदस्य को यह उपकरण मिल जाता, तो राज्य की राजधानी के लिए प्रतिस्पर्धा की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। ठीक है, मैं सहमत हूं। तो फिर बताइए कि हमें कैसे सहयोग करना चाहिए। जेंटल स्नो ने दांत पीसते हुए अंत में शी फैंग की बात मान ली। लेकिन मैं अब आपके साथ सहयोग नहीं करना चाहता, शी फैंग ने गंभीर स्वर में कहा। तुम? जेंटल स्नो का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। हालांकि बहुत जल्दी ही वह शांत हो गई। उसका घमंडी और अकड़ू रवैया गायब हो गया। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई और उसने कहा, मैं अपने पिछले बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती हूँ। क्या आप पुनर्विचार कर सकते हैं? हमारा ओरोबोरोस अन्य गिल्डों की तुलना में दुगनी कीमत देने को तैयार है। शी फैंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, क्योंकि आप इतने ईमानदार हैं। इस दृश्य के बाद बाकी सभी को लगा कि उन्होंने गलत सुना था। असीम रूप से अभिमानी हिम देवी ने सचमुच आत्मसमर्पण कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। ये काली ज्वाला कितनी भयानक थी। इस समय झाओ युएरू की आंखें चमक रही थीं और वह ब्लैक फ्लेम को प्रशंसा भरी निगाहों से देख रही थी। वह भली भांति जानती थी कि जेंटल स्नो कितनी अभिमानी और बुद्धिमान थी। उससे मिलने के बाद से झाओ युएरू ने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो जेंटल स्नो को माफी मांगने पर मजबूर कर सके। मुझे आश्चर्य है कि आप किस तरह सहयोग करना चाहेंगे। जेंटल स्नो ने अपने पीछे हंस रही झाओ युएरू की ओर गुस्से से देखा, फिर शी फैंग की ओर मुड़कर पूछा। बात बहुत सीधी है। मैं होराइजन एलायंस नाम से एक अनौपचारिक लाइफस्टाइल संगठन बनाने की योजना बना रहा हूं और इसमें हर तरह के लाइफस्टाइल खिलाड़ियों को भर्ती करूंगा। आपको बस इसका प्रचार करने और इसका प्रभाव फैलाने में मेरी मदद करनी है और मैं आपके गिल्ड को रियायती कीमत पर सामान उपलब्ध कराऊंगा। मैं आपको वो उपकरण और औजार भी बेचूंगा जो आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है, शी फैंग ने शांत भाव से कहा। क्या आप सचमुच ऐसा संगठन स्थापित करना चाहते हैं? जेंटल स्नो थोड़ी हैरान थी।
हालांकि वह शी फैंग के बारे में अच्छी राय नहीं रखती थी, लेकिन उसकी शर्तें बहुत लुभावनी थीं। झाओ युएरू की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसने अविश्वास से शी फैंग को देखा, उसे लगा कि वह हद से ज्यादा पागल है। जब बाकी सबने शी फैंग की बात सुनी तो सबने सोचा कि शी फैंग के पास बेवजह बहुत पैसा है। वह वास्तव में ऐसा संगठन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। शी फैंग की योजना सचमुच बेतुकी थी। सभी लाइफस्टाइल खिलाड़ियों को एकजुट करना बिल्कुल असंभव था। इस तरह के काम के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन और जनशक्ति बहुत अधिक थी। हर गिल्ड अपने अपने लाइफस्टाइल खिलाड़ियों को तैयार कर रहा था। इसके अलावा संसाधनों की बर्बादी से बचने के लिए वे केवल एलीट खिलाड़ियों को ही भर्ती करते थे। इसका मतलब ये था कि बचे हुए लाइफस्टाइल खिलाड़ी सिर्फ आम खिलाड़ी थे, और अगर वे सब एक साथ इकट्ठा हो जाते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इन लाइफस्टाइल खिलाड़ियों को तैयार करने में लगने वाले संसाधन तो और भी अनावश्यक थे। कोई भी गिल्ड इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार नहीं था। बेशक अगर यह सफल हो जाता है तो मुनाफा वास्तव में अकल्पनीय होगा। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय आने पर मैं आपको संगठन का प्रचार करने और उसका प्रभाव फैलाने में मदद करने के लिए सूचित करूंगा। वैसे भी आप लोगों का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। बेशक मैं आप सभी को अग्रिम रूप से कुछ पारिश्रमिक दूंगा। 10 ग्लिमर चेस्टप्लेट फोर्जिंग डिजाइन आपके गिल्ड के लिए कई फौजेस को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त होंगे। अगर शी फैंग खुद संगठन का प्रचार करते तो इसमें लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए इसके परिणाम उतने प्रभावशाली नहीं होते। संगठन का प्रभाव बढ़ाने के लिए उन्हें बहुत समय चाहिए होता, लेकिन अगर ओरोबोरोस संगठन का प्रचार करते तो बात अलग होती। वे व्यावहारिक रूप से पूरे स्टार मून किंगडम को कवर कर सकते थे, जिससे प्रभाव बढ़ाने की प्रक्रिया बहुत कम समय में पूरी हो जाती। जेंटल स्नो ने शी फैंग के प्रस्ताव पर विचार किया। विज्ञापन करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वे अब 10 ग्लिमर चेस्टप्लेट फोर्जिंग डिजाइन भी हासिल कर सकते थे, जिससे वे ओरोबोरोस और अन्य गिल्डों के बीच का अंतर और बढ़ा सकते थे। वे बड़ी संख्या में लाइफस्टाइल खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर सकते थे, जिससे उन्हें और भी अधिक सिक्के मिलते। लेकिन लाइफस्टाइल एलायंस स्थापित करने की बात करें तो बड़ी संख्या में लाइफस्टाइल खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने में लगातार पैसा खर्च होता था। ऐसी योजना जल्द ही विफल हो जाती। लाइफस्टाइल खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना एक बेहद कठिन काम था। अगर शी फैंग के पास किसी बड़े गिल्ड से संसाधन और वित्तीय सहायता नहीं होती तो उनके लिए कोई भी उपलब्धि हासिल करना बहुत मुश्किल होता। इसके बाद जेंटल स्नो ने शी फैंग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उसने कहा कि वह शी फैंग को पूरे स्टार मून किंगडम में अपने संगठन का प्रभाव फैलाने में मदद करने के लिए तैयार है। ऐसा करने के बाद शी फैंग को उसे 10वें स्तर के रहस्यमय लोहे के 100 उपकरण देने होंगे। साथ ही ओरोबोरोस शी फैंग से रियायती मूल्य पर उपकरण और औजार खरीद सकेगा। 10 ग्लिमर चेस्टप्लेट फोर्जिंग डिजाइन मिलने के बाद जेंटल स्नो काफी खुश लग रही थी। उसने ये डिजाइन एक हत्यारे को सौंप दिए और उसे गिल्ड वापस ले जाने के लिए कहा। फिर उसने शी फैंग की ओर देखकर उसे आमंत्रित किया। मैंने देखा कि यहाँ मानवाकार राक्षसों की संख्या काफी अधिक है। हालांकि उनका स्तर थोड़ा अधिक है, लेकिन ये स्तर बढ़ाने के लिए अच्छी जगह है। आप हमारे साथ स्तर क्यों नहीं बढ़ाते? अकेले स्तर बढ़ाने की तुलना में ये बहुत तेज होगा। उसका शिकार दोनों ही हमले के साथ हवा में उड़ गए और उसे -61 का नुकसान हुआ। लेवल 9 के बर्डमैन का सामना करते हुए झाओ युएरू और जेंटल स्नो द्वारा 4 लेवल के अंतर के बावजूद इतनी अधिक मात्रा में क्षति पहुंचाना काफी अच्छा था। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। घायल बर्डमैन दयनीय लग रहा था। हालांकि बर्डमैन के पास कुल 1000 HP होते हैं। इतनी चोट उसके लिए कुछ भी नहीं थी। घावों पर थोड़ा थूक मलने से वह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जेंटल स्नो और अन्य लोगों के लिए उड़ने वाले राक्षसों के आक्रमण पैटर्न का सामना करने का ये पहला मौका था। उन्हें किसी भी प्रभावी आक्रमण पैटर्न और युद्ध तकनीकों का ज्ञान नहीं था। हालांकि जेंटल स्नो की टीम रेंजर को बचाने में कामयाब रही, फिर भी वे आकाश में मंडरा रहे 4 बर्डमैन के सामने कमजोर पड़ गए। जेंटल स्नो और झाओ युएरू को छोड़कर, जिन्होंने बर्डमैन को 50 से अधिक का नुकसान पहुंचाया, रेंजर और शील्ड वॉरियर द्वारा पहुंचाया गया नुकसान 20 से अधिक नहीं था। हालांकि यह उनकी कमजोरी के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि बर्डमैन ने चमड़े का कवच पहन रखा था। उनकी रक्षा क्षमता कम नहीं थी। लेवल की कमी के अलावा दोनों पुरुष खिलाड़ी उन्हें कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। ये बदमाश क्या करने की कोशिश कर रहा है? इतने समय बाद भी इसने कोई मदद नहीं की। ये तो किनारे खड़ा होकर देख रहा है। क्या ये सिर्फ कागजी शेर है?
ढाल योद्धा चुपचाप खड़े होकर यह सब देख नहीं सकता था, इसलिए उसने नर्म स्वर में शी-फैंग का मजाक उड़ाया। हालांकि जैसे ही शील्ड वॉरियर ने बोलना समाप्त किया, शी-फैंग ने कार्रवाई की। एक झटके में छलांग लगाते हुए शी-फैंग पेड़ों को पार करते हुए पेड़ों की चोटियों पर पहुंच गया। अब जब शी-फैंग की चपलता 40 अंक तक पहुंच चुकी थी और साथ ही उसने अपनी छिपी हुई कला फ्लाइंग स्टेप्स को भी सक्रिय कर लिया था, तो वह किसी मार्शल आर्ट विशेषज्ञ की तरह सहजता से पेड़ों की चोटियों पर उछल कूद कर रहा था। फिर उसकी तलवारें हवा में उड़ रहे पक्षी मानवों पर एक एक करके जा गिरी। शी-फैंग की तलवारों के हर वार से -160 का नुकसान होता था, जो जेंटल स्नो और अन्य लोगों द्वारा किए गए नुकसान की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक था। इससे शील्ड वॉरियर और रेंजर तुरंत चुप हो गए। शाओ युए ने प्रशंसा से भरे चेहरे के साथ शी-फैंग को जंगल में उछलते कूदते देखा, उसकी दोनों आंखें चमक रही थीं। झाओ युएरू भी थोड़ी मोहित हो गई थी। ब्लैक फ्लेम निश्चित रूप से उन लोगों में से नहीं थी जिनकी किस्मत बिल्कुल खराब होती है। केवल जेंटल स्नो ही अत्यंत शांत रही। हालांकि शी-फैंग के युद्ध के तरीके ने उसे सचमुच ज्ञान प्रदान किया था। उसे लगा कि उसके पुराने युद्ध के तरीके लचीले नहीं थे, जो विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हो पाते थे। हालांकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। पहले उपलब्ध वर्चुअल रियलिटी गेम्स में इस तरह की लचीली युद्ध शैलियां नहीं थीं। इतने कम समय में उसके लिए बदलाव करना आसान नहीं था। कुछ ही क्षणों बाद हवा में मंडरा रहे 4 पक्षी मानव मृत होकर गिर पड़े। उनके शरीर जमीन पर जोर से गिरे, जिससे कई तांबे के सिक्के और कुछ हल्के पंख नीचे गिर गए। चलो चलते हैं। जमीन पर उतरते ही शी-फैंग ने अपनी दोनों तलवारें म्यान में रख लीं। फिर वह अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। बड़े भाई ब्लैक फ्लेम, इतनी जल्दी मत चलो, मुझे भी युद्ध करना सिखाओ, ठीक है। शाओ युए उत्साह से शी-फैंग के पीछे भागी और शी-फैंग की बांह पकड़कर उसे हिलाने लगी। ये हाथापाई वाले कामों की तकनीक है। एक पादरी के रूप में इसे सीखने की जरूरत नहीं है। शी-फैंग ने कभी नहीं सोचा था कि शाओ युए इतनी सहज और बेफिक्र होगी। वह कुछ साल बाद बनने वाली प्रतिष्ठित शख्सियत से बिल्कुल अलग थी। छोटी बच्ची, बस एक पल में ही तू मुसीबत खड़ी कर रही है। क्या बड़े भाई ब्लैक फ्लेम ने पहले ही नहीं कहा था, तू इसके लायक नहीं है। झाओ युएरू गुस्से से हौंफते हुए शाओ युए को खींच कर ले गई। अनजाने में ही शी-फैंग के प्रति उसका व्यवहार भी बदल गया था। अचानक वह बहुत अधिक आत्मीय हो गया था। शी-फैंग की पीठ को देखते हुए जेंटल स्नो ने अपने दांत भींच लिए। जब उसने शी-फैंग द्वारा पहले किए गए भयावह नुकसान और उसकी असाधारण युद्ध विधियों के बारे में सोचा, तो उसे अचानक लगा कि शी-फैंग उसके लिए पहले से भी अधिक रहस्यमय हो गया है। वह वर्चुअल गेमिंग की दुनिया के सभी शीर्ष विशेषज्ञों को जानती थी। हालांकि उसने ब्लैक फ्लेम जैसे शीर्ष विशेषज्ञ के बारे में कभी नहीं सुना था। उसके पास जो उपकरण थे, उन्हें मौजूदा खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता था। वह और शी-फैंग दोनों ही लेवल 5 पर थे। हालांकि उनके डैमेज में इतना बड़ा अंतर था। आखिर शी-फैंग के उपकरण कितने बेहतरीन थे? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने लेवल 5 के मिस्टीरियस आयरन सेट के सभी उपकरण पहने हों? जेंटल स्नो को यह नहीं पता था कि शी-फैंग द्वारा पहना गया सिल्वर मून सेट इक्विपमेंट लेवल 10 से नीचे के तलवारबाजों के लिए सर्वश्रेष्ठ सेट इक्विपमेंट था। इसके गुण लेवल 5 के मिस्टीरियस आयरन सेट इक्विपमेंट से कहीं बेहतर थे। इसके अलावा शी-फैंग के पास एक जादुई हथियार और एक गुप्त चांदी का हथियार भी था। साथ ही एबिसल ब्लेड के प्रभाव के कारण शी-फैंग लेवल की बाधाओं को नजरअंदाज करते हुए बर्डमैन को नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए उसका नुकसान स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक होगा। जंगल से गुजरते हुए उन्हें मिलने वाले बर्डमैन की संख्या लगातार बढ़ती गई। हालांकि अगर उन्हें एक साथ 10 से ज्यादा बर्डमैन का सामना भी करना पड़ता, तो भी वे बहुत जल्दी मारे जाते। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि शी-फैंग को भयानक चोटें लगी थीं, साथ ही शील्ड वॉरियर राक्षसों को रोके हुए था और जेंटल स्नो और बाकी लोग युद्धों से ज्यादा परिचित हो रहे थे। जेंटल स्नो की पार्टी की लेवलिंग क्षमता इस समय शी-फैंग के शामिल होने से पहले की तुलना में कहीं अधिक थी। आधे घंटे बाद शी-फैंग और अन्य लोग अंततः खंडहर भूमि पर पहुंच गए। हालांकि इसे खंडहर भूमि कहा जाता था, लेकिन वास्तव में यह एक विशाल गड्ढा मात्र था। गड्ढे के अंदर विभिन्न गहराई और आकार की गुफा प्रणालियां पाई जाती थीं। यदि कोई गुफा में गहराई तक चला जाता, तो वह आसानी से उसमें खो जाता। बड़े भाई ब्लैक फ्लेम, क्या यही वह जगह है जहां आपको अपना मिशन पूरा करना है? झाओ युएरू शी-फैंग के पास आकर खड़ी हो गईं। अपने सुंदर काले बालों को लहराते हुए उन्होंने कोमल स्वर में पूछा। चुड़ैल झाओ युएरू के इतने करीब रहने और उसके लाल वस्त्रों से झलकती गहरी दरारों को देखने के बाद शी-फैंग के मन में इस बारे में विचार आना लाजमी था।
भले ही उसके मन में कोई बुरी मंशा न हो, फिर भी अब उसके लिए गंभीर होने का दिखावा करना बहुत मुश्किल हो गया था। हाँ, इस रास्ते से नीचे जाते ही हम वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन आसमान में बहुत सारे पक्षी मानव चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। शी फैंग ने जानबूझकर अपनी नज़र एक तरफ घुमाए और उस घाटी के ऊपर आसमान को देखने लगा जो बड़े गड्ढे की ओर जाती थी। इस बार शील्ड वॉरियर और रेंजर ने शी फैंग की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया, बल्कि अब उनके मन में शी फैंग के प्रति थोड़ी श्रद्धा थी। सावधानी बरतते हुए उन्होंने आकाश में मौजूद बर्डमैन की ओर देखा। इस जगह तक पहुंचने के रास्ते में शी फैंग की कृपा से ही वे दोनों बच गए थे। शी फैंग को सनकरी घाटी में पहला कदम रखते देख झाओ युएरू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शी फैंग को देखते ही उसे एक जानी पहचानी अनुभूति होने लगी। ऐसा एहसास उसे पहली बार हुआ था। कुछ देर बाद झाओ युएरू भी शी फैंग के पीछे पीछे घाटी में चली गई। इस दृश्य को देखकर जेंटल स्नो ने बस मीठी मुस्कान बिखेरी। वह झाओ युएरू के विचारों को कैसे नहीं जान सकती थी। ऐसे बहुत कम मौके होते थे जब झाओ युएरू किसी पुरुष में इस तरह दिलचस्पी लेती थी। बेशक अगर झाओ युएरू शी फैंग को मोहित करके उसे ओरोबोरोस में खींच ले जाती तो ये भी फायदेमंद होता। हालांकि घाटी में बहुत सारे बर्डमैन थे, लेकिन जेंटल स्नो की टीम इन राक्षसों से निपटने में तेजी से अभ्यस्त हो गई थी। ये बात जेंटल स्नो के लिए विशेष रूप से सच थी। वह एक प्रतिभाशाली योद्धा थी। उसने शी फैंग की युद्ध कला को कुछ ही बार देखकर सीख लिया था। वह चट्टानों की दीवारों पर कूद कूद कर आगे पीछे आती जाती रहती थी और हर बार जब वह अपनी तलवार चलाती तो हवा में ही किसी बर्डमैन पर वार करके उसे जमीन पर गिरा देती थी। इसके अलावा वह हवा में ही बर्डमैन के पंजों और भयंकर हमलों से बच निकलने में माहिर थी। शी फैंग की मदद के बिना भी जेंटल स्नो की टोली इन सभी बर्डमैन का सफाया करने में सक्षम थी। सैकड़ों बर्डमैन को लगातार मारने के बाद शी फैंग के शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी की एक चमक दिखाई दी। वह आखिरकार लेवल 6 पर पहुंच गया था और उन लेवल बढ़ाने वाले दीवानों की बराबरी पर आ गया था। डार्क परस्यूअर्स केप को थोड़ा पहले पहनने के लिए शी फैंग ने अपने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स एजिलिटी में लगा दिए। अगर वह एबिसल ब्लेड को लेवल 5 तक अपग्रेड कर ले तो शायद वह लेवल 8 पर ही डार्क परस्यूअर्स केप पहन पाएगा। वो पहले ही लेवल 6 पर पहुंच गया। जेंटल स्नो ने शी फैंग की ओर देखा। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी लेवलिंग की गति इतनी तेज होगी। वह लगातार राक्षसों को मारकर लेवल बढ़ा रही थी, फिर भी वह लेवल 6 से केवल 23% ही दूर थी। वहीं शी फैंग कई कामों में व्यस्त था, फिर भी वह उससे पहले लेवल 6 पर पहुंच गया। हालांकि जब उसने सोचा कि शी फैंग कितनी आसानी से उच्च स्तर के राक्षसों को मार सकता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इतनी जल्दी लेवल अप कर सकता था। क्या तुम उस जगह जाना चाहते हो? वहां राक्षसों की संख्या बहुत ज्यादा है। उनमें से कई तो 9वें स्तर के एलीट और 10वें स्तर के स्पेशल एलीट भी हैं। क्या तुम वाकई अंदर जाना चाहते हो? विशाल गड्ढे के गहरे इलाकों में पहुंचने पर जेंटल स्नो ने अचानक पाया कि वह जगह भटकते हुए यांत्रिक गोलेमों से भरी हुई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि शी फैंग को आखिर किस तरह का मिशन मिला था जो इतना कठिन था। शी फैंग चाहे अभी से भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए उस जगह में जाना बिल्कुल नामुमकिन था। मैकेनिकल गोलेम की ऊंचाई लगभग एक व्यक्ति के बराबर थी। यांत्रिक गोलेम सामान्य राक्षस स्तर 9 HP 1500/1500। मैकेनिकल वॉरियर्स आकार में मैकेनिकल गोलेम्स से दोगुने थे और उनके हाथों में एक तलवार और एक ढाल थी। यांत्रिक योद्धा कुलीन राक्षस स्तर 9 HP 3000/3000। उन सब में सबसे भयानक यांत्रिक शूरवीर थे। वे यांत्रिक घोड़ों पर सवार होते थे और उनके हाथों में लंबे भाले होते थे। उनकी ऊंचाई 6 मीटर से भी अधिक थी, बिल्कुल 2 मंजिला इमारत की तरह। मैकेनिकल नाइट विशेष एलीट स्तर 10 HP 7000/7000। यांत्रिक राक्षसों के इस विशाल समूह के सबसे भीतरी हिस्से में लोहे के 2 मजबूती से बंद द्वार थे, लेकिन यांत्रिक कठपुतलियों और यांत्रिक योद्धाओं की संख्या तो हद से ज्यादा थी। एक नज़र में ही जेंटल स्नो ने अनुमान लगाया कि इनकी संख्या 800 से भी अधिक थी। इसके अलावा सबसे भीतरी हिस्से में 100 से अधिक यांत्रिक शूरवीर लोहे के द्वारों के सामने कड़ी सुरक्षा कर रहे थे। 1000 सैनिकों की एक विशाल सेना के बिना इन सभी यांत्रिक शूरवीरों को हराना नामुमकिन था। इन यांत्रिक राक्षसों की विशाल संख्या देखकर मन भयभीत हो जाता था। इन यांत्रिक राक्षसों से 100 गज से अधिक की दूरी भी झाओ युएरू और अन्य लोगों को डरा देती थी। यदि यांत्रिक सेना एक साथ हमला कर दे तो वह बेजोड़ होगी। वह सेना झाओ युएरू और अन्य लोगों को पल भर में नष्ट कर देगी।
बड़े भाई ब्लैक फ्लेम, क्या आप सचमुच जा रहे हैं? आप तो निश्चित रूप से मरेंगे। हालांकि झाओ युएरू को अपनी टीम की ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन उनकी लेवल 5 की टीम के हिसाब से भी आसपास के मैकेनिकल गोलेम्स और मैकेनिकल वॉरियर्स को खत्म करना ही एक बड़ी चुनौती थी। मैकेनिकल नाइट्स की तो बात ही छोड़िए। एक अकेला मैकेनिकल नाइट ही उन सबको खत्म करने के लिए काफी हो सकता है। 100 से ज्यादा का सामना करना तो दूर की बात है। हाँ, मुझे वहां जाना ही होगा, लेकिन पहले हमें इन गोलेमों और योद्धाओं को हटाना होगा जो सिर्फ बाधाएं हैं। शीफेंग ने सिर हिलाया। तो चलो धीरे धीरे उन्हें यहां बुलाकर मारते हैं और धीरे धीरे रास्ता साफ करते जाते हैं। जेंटल स्नो ने शीफेंग से वादा किया था कि वे उसकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जाहिर है, अब भी वे पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा ये जगह लेवल बढ़ाने के लिए काफी अच्छी थी। यहाँ आते समय उन्होंने कई बर्डमैन को मारा था, जिससे उन्हें काफी सारे आम उपकरण और सामान मिले थे। अगर वे इन सभी मैकेनिकल वॉरियर्स को भी मार गिराते तो उनका फायदा और भी ज्यादा होता। बस दिक्कत ये थी कि मैकेनिकल वॉरियर्स की ताकत उनके लिए अभी भी अनजानी थी। तो फिर मैं उन्हें एक एक करके यहाँ बुला लूंगी, झाओ युएरू ने स्वेच्छा से कहा। दूर से हमला करने वाले खिलाड़ी के लिए राक्षसों को बुलाना सबसे आसान होता है। इसके अलावा उसकी कुशलता के आधार पर भले ही राक्षस एक साथ घनी आबादी में हो, वह उनमें से केवल 2 या 3 को ही बुला पाएगी। उनकी टीम आसानी से उन राक्षसों का सफाया कर पाएगी। रुको, शी फेंग ने अचानक झाओ युएरू को पीछे खींच लिया। क्या कुछ गड़बड़ है? झाओ युएरू ने पूछा। बाकी लोग हैरानी से शी फेंग की ओर देखने लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि शी फेंग को झाओ युएरू की क्षमताओं पर भरोसा न हो? शी फेंग को इस जगह की कठिनाई का भली भांति अंदाजा था। हालांकि झाओ युएरू और अन्य लोग यह नहीं जानते थे कि ये यांत्रिक राक्षस बोनो की सभ्यता द्वारा बनाए गए युद्ध के हथियार थे। यदि झाओ युएरू ये जाने बिना राक्षसों को लुभाने जाता तो इससे उनकी पूरी टीम का सफाया हो जाता। यांत्रिक राक्षसों से निपटना बेहद मुश्किल है। उनका आक्रमण क्षेत्र बहुत विस्तृत है। उनकी रक्षा और आक्रमण शक्ति का तो जिक्र ही नहीं। अगर आप उनमें से एक को लुभाने की कोशिश करेंगे तो कम से कम 10 और आ जाएंगे। स्तर सीमित होने के कारण हम निश्चित रूप से एक साथ इतने सारे राक्षसों का सामना नहीं कर पाएंगे। मेरे पास एक और उपाय है। आप में से किसकी गति 14 अंक से अधिक है? मेरी गति 17 है। लिटिल सॉन्ग भी 14 अंकों तक पहुंच चुकी है, जेंटल स्नो ने जवाब दिया। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि शी फेंग ने ऐसा सवाल क्यों पूछा। तुम और लिटिल सॉन्ग दोनों स्पीड स्क्रॉल का इस्तेमाल करो। पल भर में आसपास के सभी यांत्रिक राक्षसों को एक जगह इकट्ठा कर लो। फिर बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। शी फेंग ने 2 स्पीड स्क्रॉल निकाले। इन स्क्रॉल के साथ यांत्रिक राक्षसों की गति को देखते हुए वे निश्चित रूप से उन दोनों को पकड़ नहीं पाएंगे। कुछ समय तक शी फेंग के साथ रहने के बाद जेंटल स्नो को पता चल गया कि शी फेंग बेवजह की बातें करने वाला नहीं है। उसके पास जरूर अपने तर्क होंगे। इसलिए उसने और लिटिल सॉन्ग दोनों ने स्पीड स्क्रॉल्स का इस्तेमाल किया और दोनों तरफ से राक्षसों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। जेंटल स्नो और लिटिल सॉन्ग ने 2 तरफ से राक्षसों को लुभाना शुरू किया। 30 गज की दूरी तक पहुंचने से पहले ही राक्षसों ने उन्हें देख लिया। राक्षसों की आंखों में लाल चमक आ गई और सभी ने अपना सिर घुमाकर उन घुसपैठियों को घूरना शुरू कर दिया। सावधान, सावधान! घुसपैठियों का पता चला। अलार्म बजते ही 40 गज के दायरे में मौजूद सभी मैकेनिकल गोलेम और मैकेनिकल योद्धा सतर्क हो गए। आसपास के मैकेनिकल राक्षसों ने दोनों खिलाड़ियों पर निशाना साध लिया और पल भर में सैकड़ों मैकेनिकल गोलेम और मैकेनिकल योद्धा उनका पीछा करने लगे। ये देखकर झाओ युएरू मन ही मन हैरान रह गई। सौभाग्य से उसने जल्दबाजी में राक्षसों को उकसाने की कोशिश नहीं की, वरना वे निश्चित रूप से सभी को मार गिराते। बड़े भाई ब्लैक फ्लेम, इस तरह राक्षसों को उकसाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना? झाओ युएरू ने देखा कि जेंटल स्नो और लिटिल सॉन्ग दोनों का मैकेनिकल सेना पीछा कर रही थी। अगर वे समय पर भाग नहीं जाते तो शायद अब तक मर चुके होते। चिंता मत करो, स्पीड स्क्रॉल के प्रभावी होने से ये यांत्रिक राक्षस उनका पीछा नहीं कर पाएंगे, शी फेंग ने आत्मविश्वास से कहा। कुछ समय बाद, जैसा कि उम्मीद थी, कोई भी यांत्रिक राक्षस उन दोनों तक नहीं पहुंच पाया। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा शी फेंग ने अनुमान लगाया था। आसपास के सभी यांत्रिक राक्षसों को अपनी ओर आकर्षित करने के बाद वे दोनों विशाल खाली गड्ढे के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, जबकि यांत्रिक गोलेम और यांत्रिक योद्धा लगातार उनका पीछा करते रहे। वे दोनों राक्षसों को लुभाने में बहुत माहिर थे। पल भर में ही उन्होंने यांत्रिक राक्षसों की दोनों लहरों को एक ही लहर में मिला दिया। झाओ युएरू मन ही मन अवाक रह गई।
उसके पास भी एक स्पीड स्क्रॉल था, लेकिन ये चीज बहुत महंगी थी। भले ही उसके साथियों के पास अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक स्पीड स्क्रॉल था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शी फैंग आसानी से 2 स्पीड स्क्रॉल निकाल लेगा। और वह तो इसका इस्तेमाल सिर्फ राक्षसों को लुभाने के लिए कर रहा था। ये सचमुच एक फिजूल खर्ची थी। हालांकि ये सच था कि इस अतिरिक्त स्पीड स्क्रॉल की मदद से वे दोनों सभी राक्षसों को सुरक्षित रूप से लुभाने में कामयाब रहे। लेकिन अब असली समस्या सामने आ गई थी। इतने सारे राक्षसों को लुभाने के बाद वे उनसे कैसे निपटेंगे? उनके पास कोई क्षेत्रीय जादू नहीं था, और अगर होता भी तो वे उसका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करते। ऐसा करने से घृणा के नियंत्रण में गड़बड़ी हो जाती, क्योंकि उनके एंटी ने क्राउड मॉब जैसी कोई उन्नत कला नहीं सीखी थी। उस समय सभी लोग मर जाते। शी फैंग स्वाभाविक रूप से जानता था कि सबके मन में क्या सवाल उठ रहा है। हालांकि आगे बढ़ते हुए उसने सिर्फ एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। 10 सेकंड के भीतर तुम दोनों सभी राक्षसों को केंद्र की ओर आकर्षित करो, शी फैंग ने पार्टी चैट में कहा। समझ गया, जेंटल स्नो ने उत्तर दिया। बोलते बोलते शी फैंग ने एक नाजुक गहरे लाल रंग का स्क्रॉल निकाला और उसे एक झटके में खोल दिया। स्क्रॉल के अंदर मंत्र लिखे हुए थे। केवल उन मंत्रों से निकलने वाली रोशनी ही आसपास की अग्नि शक्ति को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त थी। इसे देखने के बाद एक नौसिखिए को भी पता चल जाएगा कि शी फैंग द्वारा निकाली गई वस्तु साधारण नहीं थी। एक तत्ववादी होने के नाते झाओ युएरू का चेहरा सदमे से भर गया। आखिर यह किस प्रकार का जादुई स्क्रॉल था? जादू की दुकानों में बिकने वाले जादुई स्क्रॉल तो निश्चित रूप से ऐसा चमत्कार नहीं कर सकते थे। केवल मंत्रों का उच्चारण ही आसपास के क्षेत्र की अग्निशक्ति को तेजी से एकत्रित करने और उसे अभूतपूर्व रूप से हिंसक बनाने के लिए पर्याप्त था। अग्नि शक्ति का ऐसा संचय उसके द्वारा प्रयोग किए गए अग्नि ड्रैगन के गर्जन से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। यदि शी फैंग इसे मुक्त कर दे तो कौन जाने ये कितना शक्तिशाली होगा। इसी क्षण शी फैंग ने जादुई स्क्रॉल को सक्रिय किया और रसातल तलवार निकाल ली। अचानक मैजिक स्क्रॉल के ऊपर एकत्रित अग्निशक्ति पारे की तरह बरस उठी और 10 मीटर से अधिक लंबी ज्वालाओं की लकीरें अगाध तलवार को भेदने लगीं। फिर अगाध तलवार से शानदार ज्वालाएं फूट पड़ीं और वह अचानक ज्वाला की तलवार में बदल गई। उससे हल्की सी फीनिक्स की गर्जना निकली जो आसपास के वातावरण में गूंज उठी। स्वाभाविक रूप से सभी ने इतनी विशाल और शक्तिशाली शक्ति को महसूस किया। किसी ने नहीं सोचा था कि शी फैंग के पास वास्तव में अभी भी ऐसा कोई गुप्त तुरुप का पत्ता होगा। दरअसल शी फैंग इस द्वितीय श्रेणी के जादुई स्क्रॉल का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। हर बार इस्तेमाल करने पर उसके पास एक स्क्रॉल कम हो जाता। इसके अलावा शी फैंग ने पूरे मूनलाइट फॉरेस्ट से ऐसे केवल 4 ही स्क्रॉल प्राप्त किए थे। अब जब उसने एक का इस्तेमाल कर लिया था तो उसके पास केवल 3 ही बचे थे। इस समय तक जेंटल स्नो और लिटिल सॉन्ग सभी यांत्रिक राक्षसों को क्रेटर के मध्य क्षेत्र में ले जा चुके थे। फिर वे शी फैंग की ओर दौड़े। यांत्रिक राक्षस करीब आते जा रहे थे, 40 गज, 30 गज, 20 गज, 10 गज, लेकिन शी फैंग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। वह चुपचाप वहीं खड़ा था, उसके हाथ में चमकती और धधकती हुई तलवार थी। जैसे ही जेंटल स्नो और लिटिल सॉन्ग शी फैंग के पास से गुजरे, शी फैंग ने अचानक कार्रवाई करते हुए अपनी जलती हुई तलवार चलाई। द्वितीय स्तर का जादू, ज्वाला तलवार नृत्य। पलक झपकते ही शी फैंग के वार से अनगिनत लाल लपटें निकलीं। झुलसा देने वाली लपटें एक सागर की तरह थीं, जिन्होंने पल भर में पूरी यांत्रिक सेना को निगल लिया। शंकु के आकार की लपटों ने 60 गज की दूरी में सब कुछ जलाकर राख कर दिया। भले ही मैकेनिकल वॉरियर्स के पास 3000 एचपी थे, फिर भी वे इस हमले के प्रभाव को झेल नहीं पाए और सब के सब कबाड़ में बदल गए। इसी बीच शी फैंग का अनुभव अचानक बहुत बढ़ गया और वह लेवल 6 के 37% तक पहुंच गया। बाकी सभी साथी भी एक एक करके लेवल 5 से आगे बढ़कर लेवल 6 पर पहुंच गए। उनकी लेवलिंग की गति वाकई अद्भुत थी। सबकी निगाहें जमीन पर बिखरे लूट के सामान पर गईं और खुशी से झूम उठीं। शी फैंग वाकई कमाल का था। उसने एक ही वार में लेवल 9 के एलीट मॉन्स्टर्स को पल भर में मार डाला। हालांकि इसके लिए उसे एक बाहरी वस्तु की जरूरत पड़ी, लेकिन ऐसी वस्तु हासिल कर पाना ही उसकी क्षमता का प्रमाण था। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अगर वे इस प्रक्रिया को कई बार और दोहराते हैं तो वे किसी भी क्षण लेवल 10 तक पहुंच सकते हैं। इस समय जेंटल स्नो भी शी फैंग की खोज में मदद करने के अपने फैसले पर खुश थी। उन्हें मिले अनुभव से ही उन्हें बहुत फायदा हुआ। बड़े भाई ब्लैक फ्लेम, आपने किस तरह का स्क्रॉल इस्तेमाल किया? ये वाकई बहुत शक्तिशाली था, झाओ युएरू ने उत्सुकता से शी फैंग की ओर देखते हुए पूछा।
एक द्वितीय श्रेणी का जादुई स्क्रॉल, शी फैंग ने सहजता से कहा। बड़े भाई ब्लैक फ्लेम, मैं इसे कहाँ से खरीद सकती हूँ? झाओ युएरू इस जादुई स्क्रॉल की विनाशकारी क्षमताओं को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। अगर उसे इसे खरीदने के लिए 10 चांदी के सिक्के भी खर्च करने पड़े तो भी यह सौदा फायदेमंद होगा। शी फैंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, यह वस्तु खरीदी नहीं जा सकती। ये केवल उच्च श्रेणी के खजाने के बक्से को खोलने पर संयोग से ही प्राप्त होगी। ओह, झाओ युएरू थोड़ी निराश हुई। अगर शी फैंग को पता चलता कि झाओ युएरू ने केवल 10 चांदी के सिक्कों में दूसरे स्तर का जादुई स्क्रॉल खरीदने का सोचा है तो वह शायद खून थूक देता। कोई भी टियर 2 मैजिक स्क्रॉल नहीं बेचता था। इसकी वजह यह थी कि यह वस्तु बहुत ही मूल्यवान थी। अगर इसे किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर इस्तेमाल किया जाए तो इससे वापसी की स्थिति बन सकती थी। शी फैंग के पिछले जीवन में कई बड़े गिल्ड ने टियर 2 मैजिक स्क्रॉल के लिए 2 से 3 सोने के सिक्के देने की पेशकश की थी, लेकिन फिर भी कोई भी इसे खरीदने में असफल रहा। यदि इस खोज का महत्व न होता तो शी फैंग इस स्क्रॉल का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होता। जेंटल स्नो की मूल इच्छा थी कि वह जादुई स्क्रॉल के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करे, क्योंकि यह वस्तु वास्तव में बहुत उपयोगी थी। हालांकि शी फैंग की आवाज सुनकर यह स्पष्ट हो गया कि उसे इस वस्तु का उपयोग करने पर गहरा दुख हुआ था। यहां तक कि धनी और अभिमानी मुख्य जालसाज को भी दुख हो रहा था। कोई कल्पना ही कर सकता है कि यह वस्तु कितनी दुर्लभ थी। हालांकि जब जेंटल स्नो ने सुना कि वह एक उच्च श्रेणी के खजाने के बक्से से ऐसी वस्तु प्राप्त कर सकती है तो उसने मन ही मन सोचा कि वह अपने गिल्ड के खिलाड़ियों को इसके बारे में बता देगी। इसके बाद बाकी सभी लोग लूट का माल इकट्ठा करने में जुट गए। 800 से अधिक यांत्रिक राक्षसों के बीच कई कुलीन राक्षस भी थे, इसलिए बहुत सारी वस्तुएं मिलीं। इनमें स्तर 7 से 8 तक के सामान्य उपकरणों की कोई कमी नहीं थी। यहां तक कि 30 से अधिक कांस्य उपकरण और कई कौशल पुस्तकें भी थीं। तुमने इन सभी राक्षसों को मार डाला और हम कुछ खास मदद नहीं कर पाए, इसलिए हम इनमें से कोई भी उपकरण या कौशल पुस्तिका नहीं लेंगे। लूट का सामान व्यवस्थित करने के बाद जेंटल स्नो ने सारा सामान शी फैंग को दे दिया। हालांकि शील्ड वॉरियर ने एमटी के सारे उपकरण देखकर ललचाने लगा। वह उन्हें छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर भी उसने शी फैंग को सब कुछ देने में कोई आपत्ति नहीं जताई। आप सबने बहुत मदद की। चलिए काम की जरूरतों के हिसाब से बांट लेते हैं। ये स्किल बुक्स मैं ले रहा हूं। शी फैंग ने सारी स्किल बुक्स इसलिए रख ली क्योंकि उसे उनमें से एक खास स्किल प्रिसिजन थ्रो मिली थी। ये स्किल उसके लिए बहुत काम की थी। जहां तक ब्रॉन्ज इक्विपमेंट की बात है, उनकी कीमत कुछ ही गोल्ड कॉइन्स थी, इसलिए वे उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। वह अभी सिल्वर मून सेट इक्विपमेंट पहने हुए था। शी फैंग ने लेवल 10 से नीचे रहते हुए इक्विपमेंट बदलने का इरादा नहीं किया था। ब्लैकी और बाकी लोगों के लिए वह उनके लिए बेहतर इक्विपमेंट हासिल करेगा। पब फ्यूचर विज्ञापन। हालांकि ये उपकरण शी फैंग के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थे, लेकिन जेंटल स्नो के लिए बहुत काम के थे। अगर मैं इन्हें व्यर्थ में स्वीकार कर लूं तो मुझे शर्म आएगी। क्या मैं इन सबको खरीद लूं? मेरे पास अभी पर्याप्त गेम कॉइन्स नहीं है। क्या मैं क्रेडिट से भुगतान कर सकता हूं? जेंटल स्नो ने शी फैंग का एहसान न मानते हुए धीरे से पूछा। क्रेडिट से भुगतान करना भी ठीक है, शी फैंग ने स्वाभाविक रूप से बड़ी तत्परता से कहा। कुछ ही पलों में जेंटल स्नो ने शी फैंग को 50,000 क्रेडिट हस्तांतरित कर दिए, जिससे शी फैंग एक बार फिर काफी समृद्ध हो गया। बाकी बचे मैकेनिकल नाइट्स का क्या? क्या तुम फिर से मैजिक स्क्रॉल का इस्तेमाल करने वाले हो? जेंटल स्नो ने विशाल द्वार की रखवाली कर रहे 100 से अधिक मैकेनिकल नाइट्स की ओर देखते हुए उत्सुकता से पूछा। दूसरे स्तर का मैजिक स्क्रॉल उन्हें खत्म नहीं कर सकता। इसके अलावा मुझे उस जगह में प्रवेश करने के लिए उन्हें मारने की जरूरत नहीं है। मुझे बस उन्हें लुभाकर दूर ले जाना है। जेंटल स्नो की यह बात सुनकर शी फैंग के माथे पर पसीना आ गया। दूसरे स्तर के मैजिक स्क्रॉल कोई मामूली चीज नहीं थे जिन्हें वह बर्बाद कर सके। तो फिर इसे मुझ पर छोड़ दो। जेंटल स्नो ने इलाके को देखा और गहरी सोच में डूब गई। उसे लगा कि इस काम को पूरा करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये लो कुछ स्पीड स्क्रॉल और रिटर्न स्क्रॉल। जैसे ही तुम क्रेटर से बाहर निकलोगे वे तुम्हारा पीछा करना बंद कर देंगे। लड़ाई खत्म होने के बाद तुम सब रिटर्न स्क्रॉल का इस्तेमाल करके इस जगह से जा सकते हो, शी फैंग ने समझाया और कई स्क्रॉल निकाले। जब झाओ युएरू ने देखा कि वे एक दूसरे से अलग होने वाले हैं तो उसके मन में बेचैनी सी उठी। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन शी फैंग के साथ होने पर उसे एक तरह की शांति और सुरक्षा का एहसास होता था। बड़े भाई ब्लैक फ्लेम, चलिए हम दोस्त बन जाते हैं।
हम कल लेवल 5 डंजन में जा रहे हैं, तो क्यों न आप भी हमारे साथ आ जाएं? झाओ युएरू ने अचानक कहा। जेंटल स्नो को हल्का सा आश्चर्य हुआ। उसने झाओ युएरू को बेबस मुस्कान के साथ देखा। हालांकि उसे लगा कि यह कोई बुरा विकल्प नहीं है। शी फैंग के साथ होने से लेवल 5 डंजन को पार करने की उनकी संभावना और भी बढ़ जाएगी। अरे, शी फैंग ने सोचा भी नहीं था कि यह चुड़ैल उसे दोस्त बनाना चाहेगी। इतना ही नहीं, उसने उसे कालकोठरी में उतरने का न्योता भी दिया। उसका यह व्यवहार पहले से बिल्कुल अलग था। हम एक दूसरे को दोस्त बना सकते हैं, लेकिन मुझे कल कुछ काम है। जब मुझे समय मिलेगा तब हम साथ में किसी कालकोठरी में जाएंगे। शी फैंग ने चतुराई से निमंत्रण ठुकरा दिया। आखिर वह अचानक दो लोगों में कैसे बदल सकता था? जहां तक एक दूसरे को दोस्त बनाने की बात है, दानव मुखौटा पहनने के बाद शी फैंग के पास दोस्तों का एक अलग समूह बन चुका था। इसलिए दूसरों को कोई समस्या नहीं पता चल पाएगी। तो चलिए हम एक दूसरे को दोस्त बना लेते हैं। झाओ युएरू ने धीरे से अपने होंठ दबाए। उसे थोड़ी निराशा हुई कि वह शी फैंग के साथ तुरंत किसी कालकोठरी में नहीं जा पाएगी, लेकिन फिर भी यह अच्छा था कि वह उसे दोस्त बना सकती थी। भविष्य में उससे संपर्क करना उसके लिए आसान हो जाएगा। सिस्टम, क्या आप फ्लेमिंग मून की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करना चाहते हैं? शी फैंग ने एक्सेप्ट बटन दबाया और फ्लेमिंग मून नाम ब्लैक फ्लेम की फ्रेंड विंडो में दर्ज हो गया। इसके बाद शी फैंग गेट के बाईं ओर चला गया। इस समय जेंटल स्नो पहले ही द्वार के दाहिनी ओर पहुंच चुकी थी और मैकेनिकल नाइट्स को लुभाने के लिए तैयार थी। बड़ी बहन युएरू, चलिए हम पहले चलते हैं। बाकी का काम हम बड़ी बहन स्नो पर छोड़ देते हैं। जब जिया युएरू ने देखा कि झाओ युएरू अभी भी स्थिर खड़ी है, तो उसने धीरे से कहा, ठीक है। झाओ युएरू ने शी फैंग की पीठ पर एक और नजर डाली और मुड़कर चली गई। शी फैंग को तैयार देखकर जेंटल स्नो ने स्पीड स्क्रॉल को सक्रिय किया और लेवल 10 के मैकेनिकल नाइट्स की ओर तेजी से बढ़ा। आधे रास्ते में विशाल द्वार के सामने खड़े यांत्रिक शूरवीरों की आंखें तेजी से चमक उठीं। उनके विशालकाय शरीर हिलने लगे और उन सबकी निगाहें जेंटल स्नो पर टिकी थीं। जेंटल स्नो ने तुरंत अपने कदम रोक दिए। फिर वह मुड़ी और भाग निकली। यांत्रिक शूरवीर क्रोध से दहाड़ते हुए अपने विशाल शरीर को हिलाते हुए जेंटल स्नो का पीछा करने लगे। जब सभी मैकेनिकल नाइट्स चले गए, तभी शी फैंग तेजी से विशाल इस्पात के फाटकों की ओर दौड़ा। हालांकि जेंटल स्नो ने मैकेनिकल नाइट्स को लुभाकर दूर कर दिया था, लेकिन उन्हें लुभाने का समय सीमित था। इसके अलावा वे अगली बार उसी चाल में नहीं फंसेंगे, इसलिए शी फैंग को इस अवसर का लाभ उठाना ही था। बड़े द्वार पर पहुंचकर शी फैंग को काई से ढका एक ताला खोलने का छेद मिला। उसने ब्लैकबीट द्वारा दिया गया टूटा हुआ ऑब्सीडियन क्रिस्टल उसमें डाला। किले की चाबी लगभग एक सहस्राब्दी से सुरक्षित रखी हुई थी। ब्लैकबीट ने यह भी कहा था कि शायद ये चाबी द्वार न खोले। फिर भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं था। पब फ्यूचर विज्ञापन। ऑब्सीडियन की चाबी डालने के बाद भी स्टील के गेट में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह पहले की तरह ही स्थिर था। इसी समय जेंटल स्नो से एक संदेश आया। उसने शी फैंग को बताया कि मैकेनिकल नाइट्स ने अचानक उसका पीछा करना बंद कर दिया है और तेजी से वापस लौट रहे हैं। अरे यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? चाबी सच में काम नहीं कर रही। गुस्से में आकर शी फैंग ने अचानक चाबी के छेद की तरफ एक मुक्का मारा। चूंकि वह प्रवेश करने का सबसे सरल तरीका नहीं अपना सकता था, इसलिए उसके पास प्रवेश करने के लिए केवल अधिक खतरनाक तरीका अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। दी अचानक चाबी के छेद से एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी निकली। 3 मंजिला दरवाजों पर अनगिनत ऊर्जा के प्रतीक चमक उठे। इसके बाद दरवाजे धीरे धीरे खुल गए, जिससे कान फाड़ देने वाली चरमराहट की आवाजें निकलीं। ये देखकर कि यांत्रिक शूरवीर पहले ही तेजी से आगे बढ़ चुके थे और दोनों द्वारों के बीच एक व्यक्ति के प्रवेश के लिए पर्याप्त जगह खुल गई थी। बिना किसी झिझक के शी फैंग ने ऑब्सीडियन की चाबी निकाली और द्वार तुरंत रुक गए। इसके बाद शी फैंग द्वारों के बीच की खाई से होकर अंदर घुस गया। सिस्टम, आपने स्टील फोर्ट्रेस बारुटिया की खोज कर ली है। 2 मंजिला विशालकाय यांत्रिक शूरवीरों ने द्वार से अंदर घुसने की कोशिश की। हालांकि द्वारों के बीच की जगह इतनी संकरी थी कि वे अंदर नहीं जा सके। द्वार के भारी वजन के अलावा यांत्रिक शूरवीर केवल बाहर के द्वार पर बमबारी करके ही हमला कर सकते थे। दुर्भाग्यवश उनका ये प्रयास बिल्कुल भी कारगर नहीं रहा। मैं अंदर हूं। जेंटल स्नो को संदेश भेजने के बाद शी फैंग ने विशाल इस्पात मार्ग पर सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना शुरू किया। खंडहर भूमि के दूसरी ओर स्नो कैसा है? बगल में इंतजार कर रही झाओ युएरू ने जेंटल स्नो को अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर पूछा। कोई समस्या नहीं है,
वह पहले से ही अंदर है। लेकिन यह मिशन वाकई खतरनाक है। मैंने अभी अभी मैकेनिकल नाइट की ताकत का अंदाजा लगाया है और मुझे पता चला है कि ये मैकेनिकल नाइट बाकी स्पेशल एलिट से बिल्कुल अलग हैं। ये मेरी हमलों को तेजी से रोक सकते हैं, साथ ही तुरंत पलटवार भी कर सकते हैं। अगर मैंने फुर्ती से प्रतिक्रिया न दी होती तो शायद मैं अभी मर गया होता। अगर हमारे पास लगातार भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता न हो तो भले ही हम उन्हें इधर उधर घुमाते रहें, हम इन मैकेनिकल नाइट्स के सामने बेबस ही रहेंगे। बल्कि हम बस अपनी ही लाशों का ढेर लगाते रहेंगे। जेंटल स्नो बैठ गई और कुछ खाने पीने का सामान निकालकर खुद को तरोताजा करने लगी। फिलहाल उसके दिमाग में पहले हुए युद्ध के दृश्य गूंज रहे थे। वाकई यह एक रोमांचक स्थिति थी। मैकेनिकल नाइट के भाले के जमीन पर लगने से पैदा हुई शॉकवेव से ही उसके 200 से ज्यादा एचपी कम हो गए थे। अगर हथियार सीधे उसे लगता तो परिणाम अकल्पनीय होते। जेंटल स्नो की बातें सुनने के बाद अज्ञात कारणों से झाओ युएरू ने राहत की सांस ली। ठीक है, सपने देखना बंद करो। हम घाटी में बर्डमैन को मारेंगे। यहाँ लूट और अनुभव काफी अच्छा है, इसलिए हम उन शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों को जल्दी ही पीछे छोड़ देंगे। संभलने के बाद जेंटल स्नो खड़ी हुई और आदेश दिया। इसी बीच इस्पात किले के अंदर शी फैंग सावधानीपूर्वक आगे बढ़ रहा था। किले के अंदर हर इंच पर जंग और क्षरण के निशान थे। अंदर केवल प्रकाश की चमकती किरणें थीं, जिससे शी फैंग को रास्ता मुश्किल से ही साफ दिखाई दे रहा था। काफी दूर चलने के बाद भी शी फैंग को कोई खतरा नहीं दिखा। बस कभी कभार पानी टपकने की आवाज और मशीनों के चलने की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। एक सहस्राब्दी से अधिक समय बीत जाने के बावजूद यहाँ की अधिकांश मशीनें अभी भी सामान्य रूप से काम कर रही थीं। इससे बोनो की सभ्यता की उन्नत तकनीकों का स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकता था। विशाल गलियारे से गुजरने के बाद शी फैंग एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां एक बहुत बड़ी धातु गलाने वाली भट्टी थी। भट्टी के चारों ओर की स्टील की दीवारें स्टील की सीढ़ियों से जुड़ी हुई थीं और भट्टी के तल में पानी का एक अथाह गहरा कुंड था। हालांकि शी फैंग सीढ़ियों से होते हुए अगले निकास की ओर नहीं बढ़ा। इसके बजाय वह उछलकर पूल की ओर चला गया। आधे रास्ते में शी फैंग ने ग्रेविटी लिबरेशन को सक्रिय कर दिया। उसकी गिरने की गति अचानक कम हो गई और उसका शरीर पंख की तरह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। नीचे उतरते समय शी फैंग ने अचानक दीवारों पर एक रास्ता देखा। ये रास्ता इतना संकरा था कि इसमें से मुश्किल से ही कोई व्यक्ति गुजर सकता था। हालांकि शी फैंग को अपने पिछले जीवन में ऐसे किसी रास्ते का कोई जिक्र नहीं था। इसलिए शी फैंग धीरे धीरे तैरते हुए उस छिपे हुए रास्ते पर पहुंचा और ठीक उसी जगह पर उतर गया। यहाँ सचमुच एक खजाना है। क्या पिछली बार किसी ने इसे नहीं देखा? शी फैंग ने पाया कि गलियारे के सबसे गहरे हिस्से में एक बड़ा गहरे काले रंग का स्टील का संदूक था। संदूक पर कई चिन्ह खुदे हुए थे और एक नज़र में ही पता चल जाता था कि यह कोई साधारण संदूक नहीं था। बारीकी से निरीक्षण करने के बाद शी फैंग ने यह निर्धारित किया कि संदूक एक रहस्यमय लोहे का खजाना था। हालांकि शी फैंग ने संदूक खोलने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने फैंटम किल का उपयोग किया, जिससे उसका हमशक्ल पास जाकर उसे देख सके। जैसे ही डोपेलगैंगर ने खजाने की पेटी को सक्रिय करना शुरू किया, आसपास की स्टील की दीवारों से अनगिनत तीर निकल पड़े। डोपेलगैंगर पल भर में मारा गया, जिससे शी फैंग बुरी तरह डर गया। सौभाग्य से शी फैंग ने भगवान के क्षेत्र में हमेशा सतर्क और सावधान रहने की आदत बना रखी थी, वरना वो सचमुच मर जाता। इस तरह के जाल आमतौर पर एक बार इस्तेमाल किए जा सकते थे। हालांकि शी फैंग ने जल्दबाजी नहीं की। वैसे भी संदूक भागने वाला नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि फैंटम किल का कूलडाउन खत्म होने तक इंतजार करना बेहतर होगा, फिर अपने डोपेलगैंगर का इस्तेमाल करके खजाने का संदूक खोल देगा। इस बार हमशक्ल ने खजाने की पेटी को सुरक्षित रूप से खोल लिया था। अब कोई खतरा नहीं था, इसलिए शी फैंग पेटी के पास गया और उसमें रखी चीजें निकाल लीं। अंदर एक मिस्टीरियस आयरन रैंक वाली ब्लैकस्टोन शील्ड थी। ये निसंदेह एक टॉप टियर लेवल 10 शील्ड थी। ब्लैकस्टोन शील्ड रहस्यमय लोहे की श्रेणी, स्तर 10, आवश्यक उपकरण क्षमता 25, रक्षा जोड़ 6-9, बचाव दर 29%, ताकत जोड़ 7, सहन शक्ति जोड़ 10, एचपी जोड़ 200। इसे पहनने के बाद सामने से होने वाले सभी नुकसान 10% तक कम हो जाएंगे। एक रहस्यमयी लोहे की महारत पुस्तक भी थी। इसका उपयोग करने पर खिलाड़ियों को यादृच्छिक रूप से 10 से 50 निःशुल्क महारत अंक प्राप्त होते थे। ये वस्तु ब्लैकस्टोन शील्ड से कई गुना दुर्लभ थी। इसका कारण ये था कि महारत अंक खिलाड़ी के लिए हमेशा के लिए मान्य होते थे, जबकि ब्लैकस्टोन शील्ड नहीं।
उम्मीद है मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं होगी। शी फैंग ने मास्टरी बुक का उपयोग करने का विकल्प चुनने से पहले मन ही मन प्रार्थना की। इसके बाद सिस्टम ने 10 से 50 तक की कई यादृच्छिक संख्याएं प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। जब तक शी फैंग प्रो को चिल्लाता तब तक प्रदर्शित होने वाली अंतिम संख्या ही उसे प्राप्त होने वाले मास्टरी पॉइंट्स की संख्या होती। ये कुछ हद तक रशियन रूलेट जैसा था। शी फैंग के पिछले जीवन में कई विशेषज्ञों ने अपनी हथियार चलाने की महारत बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की महारत पुस्तकें एकत्र की थीं। हालांकि महारत पुस्तकें बहुत दुर्लभ थीं और पैसे होने पर भी इन्हें खरीदना संभव नहीं था। महारत पुस्तक प्राप्त करने वाले अधिकांश खिलाड़ी इसे बेचने के बजाय उपयोग करना पसंद करते थे। आखिरकार एक भी मुफ्त महारत बिंदु प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। शी फैंग ने एक बार एक ऐसे व्यक्ति को देखा था जिसे सौभाग्य से फाइन गोल्ड मास्टरी बुक मिल गई थी। कई खिलाड़ी उस व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या करते थे और कुछ तो उससे मास्टरी बुक खरीदने के लिए लाखों क्रेडिट खर्च करने को भी तैयार थे। लेकिन उस व्यक्ति ने बेचने से इनकार कर दिया और इसके बजाय खुद ही मास्टरी बुक का इस्तेमाल कर लिया। फाइन गोल्ड मास्टरी बुक से मिलने वाले मुफ्त मास्टरी पॉइंट्स 30 से 200 के बीच थे। शुरुआत में सभी को लगा कि इस व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा है, लेकिन अंत में उसे केवल 31 मुफ्त मास्टरी पॉइंट्स ही मिले और वह सबके लिए हंसी का पात्र बन गया। उसे मिले पॉइंट्स किसी मिस्टीरियस आयरन मास्टरी बुक से कम ही थे। लगातार घूमते हुए अंकों को देखकर शी फैंग का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि कौन सा अंक सामने आएगा। रुको, शी फैंग चिल्लाया। संख्याओं का पहिया अचानक रुक गया और शी फैंग ने अपनी आंखें खोलकर देखा। 32 अंक, यह अपेक्षाकृत अच्छी संख्या है। शी फैंग ने अभी अभी बड़ी आसानी से 32 फ्री मास्टरी पॉइंट्स प्राप्त कर लिए थे, जो कि लेवल 20 तक पहुंचने पर मिलने वाले फ्री मास्टरी पॉइंट्स के बराबर थे। शी फैंग ने अपनी एक हाथ वाली तलवारबाजी की महारत वाली विंडो खोली। फिलहाल उनकी एक हाथ वाली तलवारबाजी की महारत अभी भी 20 अंकों पर थी, जिससे वह बेसिक स्वॉर्ड्समैन के स्तर पर थे और उनके बेस डैमेज में 10% की वृद्धि हुई थी। यदि लेवल 5 तक पहुंचने पर मिले 8 फ्री मास्टरी पॉइंट्स और पहले से बचे हुए 5 पॉइंट्स को भी शामिल कर लिया जाए, तो अब उसके पास कुल 45 फ्री मास्टरी पॉइंट्स हो गए हैं। शी फैंग ने तुरंत अपनी एक हाथ वाली तलवारबाजी की महारत में 30 महारत अंक जोड़ लिए। पल भर में उसकी एक हाथ वाली तलवारबाजी की महारत मध्यवर्ती स्तर की हो गई, जिससे उसका मूल क्षति 15% बढ़ गई। उन्नत तलवारबाज बनने के लिए उसे अभी भी 50 अंक और चाहिए थे। हालांकि बेस डैमेज में सिर्फ 5% की वृद्धि हुई थी, लेकिन इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। स्किल्स से मिलने वाले बोनस को ध्यान में रखने पर यह बेस डैमेज कई गुना बढ़ जाएगा। अक्सर शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ और सामान्य विशेषज्ञ के बीच का अंतर बेस डैमेज में अंतर के कारण ही होता है। खेल के इस चरण में शायद कुछ ही विशेषज्ञ ऐसे हों जिन्होंने बेसिक मास्टरी हासिल की हो। शी फैंग पहले ही इंटरमीडिएट मास्टरी हासिल कर चुका था और बाकी सभी से काफी आगे था। जैसे ही शी फैंग स्टील किले में और गहराई तक आगे बढ़ने वाला था, किले का अलार्म बज उठा। सावधान, सावधान, एरिया एफ में घुसपैठिया है। आत्मरक्षा प्रणाली सक्रिय की जा रही है। इससे पहले कि शी फैंग अपनी जीत का जश्न मना पाता, एक तेज आवाज ने उसके सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी। उसने सोचा भी नहीं था कि खजाना खोलने के बाद उसे ऐसे जाल का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही शी फैंग मार्ग के निकास द्वार पर पहुंचा, उसने देखा कि इस्पात किले के अन्य क्षेत्रों की ओर जाने वाले सभी मार्ग बंद कर दिए गए थे, जिससे वह अंदर नहीं जा सका। इसी बीच नीचे स्थित तालाब का जलस्तर बढ़ने लगा और जिस गति से यह बढ़ रहा था, उससे लग रहा था कि जल्द ही यह मार्ग जलमग्न हो जाएगा। बिना किसी झिझक के शी फैंग ने पानी के अंदर सांस लेने की औषधि की एक बोतल निकाली और उसे पी लिया। इस औषधि से खिलाड़ी 20 मिनट तक पानी के अंदर सांस ले सकते थे। इसके बाद शी फैंग तुरंत पूल में कूद गए और सबसे गहरे हिस्से की ओर गोता लगाने लगे। 10 मिनट से अधिक समय तक तैरने के बाद शी फैंग को अंततः एक अंधेरा मार्ग दिखाई दिया। हालांकि वहां से पानी की धाराएं बहुत तेज थीं और शी फैंग के लिए उस मार्ग तक पहुंचना आसान नहीं था। काफी समय बिताने और पानी के नीचे सांस लेने की औषधि की दूसरी बोतल पीने के बाद शी फैंग बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए मार्ग के प्रवेश द्वार तक पहुंचने में सफल रहा। इसके बाद वह तेजी से बहते पानी में बह गया। उसका शरीर हिलने में असमर्थ था क्योंकि धारा उसे लगातार रास्ते पर धकेलती जा रही थी। कई मिनट तक पानी की धाराओं के साथ बहने के बाद शी फैंग रास्ते से बाहर निकलकर एक दूसरे बड़े तालाब में जा गिरा। बड़े तालाब की दीवार के पास कुछ सीढ़ियां ऊपर की ओर घुमावदार आकार में जाती थीं। जैसे जैसे वह इन सीढ़ियों पर चढ़ता जाता, वह किले के केंद्र तक पहुंच जाता। शी फैंग सीढ़ियों की ओर तैरता हुआ गया।
फिर उसने समय देखा। अब लगभग सुबह के 8 बज रहे थे और चूंकि टाइटन के हृदय का पता लगाना कम समय में संभव नहीं था, इसलिए शी-फैंग ने तुरंत सिस्टम इंटरफेस खोला और लॉग आउट करने का विकल्प चुना। सुबह जल्दी उठकर शी-फैंग सबसे पहले अपने शरीर को व्यायाम कराता था। ये क्रिया उसके स्वभाव में गहराई से समाई हुई थी। हालांकि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका शरीर कल से अलग था। उसका शरीर अब अकड़ा हुआ नहीं था, बल्कि बेहद तरोताजा महसूस हो रहा था। सी रैंक पोषक तरल पदार्थ के सेवन का सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट था। तरल पदार्थ धीरे धीरे उसके शरीर की स्थिति में बदलाव ला रहा था। जब लोहा गर्म हो तभी उस पर चोट मारो। इसके बाद शी-फैंग ने कसरत शुरू की, जिसमें उसने सिट अप्स, पुश अप्स और मांसपेशियों को मजबूत करने वाले अन्य व्यायाम किए। 1 घंटे से अधिक कसरत करने के बाद भी शी-फैंग को थकान महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत उसका शरीर सुखद रूप से गर्म महसूस हो रहा था, मानो उसके भीतर ऊर्जा का अथाह भंडार हो। हालांकि उन्होंने अपने शरीर को प्रशिक्षित करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय वे भोजन करने के लिए नीचे चले गए। अत्यधिक व्यायाम करना हमेशा अच्छा नहीं होता। इसे संयम से करना आवश्यक था, क्योंकि शरीर पर अधिक दबाव डालने से विपरीत प्रभाव ही पड़ते। एक रात की कड़ी मेहनत के बाद उसने जो सोने के सिक्के बेचे और जेंटल स्नो से जो क्रेडिट्स हासिल किए, उनसे उसके बैंक खाते में 2 लाख से ज्यादा क्रेडिट्स जमा हो गए। उसकी एक रात की मेहनत किसी बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव की 2 महीने की सैलरी के बराबर थी। यही था गॉड्स डोमेन की शक्ति, जिसने वर्चुअल अर्थव्यवस्था को बदल दिया था। 1 साल बाद गॉड्स डोमेन में रातों रात अमीर बनना कोई अजीब बात नहीं रह गई थी। दुर्भाग्यवश बहुत कम उद्यमों को अभी तक इस तथ्य का पता चला था। जब तक उन्हें इसका पता चलता, तब तक वे उन कंपनियों से बहुत पीछे रह चुके होते जिन्होंने शुरुआत में ही गॉड्स डोमेन में निवेश किया था। खाना खाने के बाद शी-फैंग बैंक गया। उसने खास तौर पर 30,000 क्रेडिट निकाले ताकि वह किराए पर लिए गए वर्चुअल रियलिटी हेलमेट खरीद सके। अगर वह इसे ऐसे ही छोड़ देता और भूल जाता, तो उसे खेल से बाहर होना पड़ता। उस समय उसे जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए अगले कार्यदिवस तक इंतजार करना पड़ता और उसके बाद ही वह खेल जारी रख पाता। फिलहाल खेल तेजी से आगे बढ़ रहा था। अगर शी-फैंग एक दिन भी पीछे रह जाता, तो उसके लिए दोबारा खेल में शामिल होना बेहद मुश्किल हो जाता। ये शी-फैंग के लिए ब्लैकी को सैर पर ले जाने का भी एक अच्छा मौका था। अगर ब्लैकी हमेशा अपने छात्रावास में ही छिपा रहता, तो उसके शरीर को जरूर कुछ परेशानियां हो जाती। सुबह सुबह विश्वविद्यालय की सड़कों पर बहुत कम लोग थे। कुछ खेल समितियां ही सुबह की कसरत कर रही थीं, बाद में होने वाले अभ्यास के लिए वार्म अप कर रही थीं। युवा जोश से भरे इन छात्रों को देखकर शी-फैंग को एक अजीब सा एहसास हुआ। मानो भगवान के क्षेत्र में बिताए 10 साल महज एक भ्रम थे, एक ऐसा भ्रम जो बस एक स्पर्श से गायब हो जाएगा। सड़क किनारे चलते हुए शी-फैंग ब्लैकी के छात्रावास की ओर बढ़ते हुए विश्वविद्यालय परिसर की सुंदरता का आनंद ले रहा था। वह परिसर के उन दृश्यों को देख रहा था जिन पर उसने अपने पिछले जीवन में कभी ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही शी-फैंग ब्लैकी के छात्रावास में प्रवेश करने वाला था, उसे अंदर से हंसने की आवाजें सुनाई दी। ब्लैकी, क्या तुम्हें शैडो वर्कशॉप में प्रवेश पाने का पहले से ही पूरा भरोसा नहीं था? मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो फिर तुम अभी तक वहां क्यों नहीं दिखे? वो ये, क्या मैंने ये पहले ही नहीं कहा है? मैं एक अन्य कार्यशाला में शामिल हो गया था, इसलिए मैंने शैडो के परीक्षण में भाग नहीं लिया। ब्लैकी, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। जिन हाई यूनिवर्सिटी में ऐसा दूसरा वर्कशॉप कहाँ है? उसका नाम क्या है? उसमें कितने सदस्य हैं? उसे किसने स्थापित किया? क्या तुम मुझे ये सब बता सकते हो? अगर वे खिलाड़ियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो मैं भी शायद उसमें शामिल होने का फैसला कर लूं। इस तरह पूछे जाने पर ब्लैकी को अचानक एहसास हुआ कि शी-फैंग ने वास्तव में उसे अपनी कार्यशाला का नाम नहीं बताया था। सदस्यों की संख्या की बात करें तो सब कुछ मिलाकर वहां ठीक 6 लोग थे। भगवान के क्षेत्र में खेलने के लिए कार्यशाला होने की बात तो छोड़ ही दीजिए, उनके पास इस समय कुछ भी नहीं था और वे कर्ज में डूबे हुए थे। ब्लैकी, जिद्दी मत बनो। मुझे पता है कि तुम शैडो का टेस्ट पास नहीं कर पाए। अगर वाकई में बात नहीं बनी, तो भाई वो से तुम्हारे लिए सिफारिश करवा लो। वैसे भी भाई वो अभी आधिकारिक सदस्य हैं। कौन जाने, शायद तुम शैडो के बाहरी सदस्य बन जाओ। कम से कम तुम गॉड्स डोमेन खेलना जारी रख सकते हो और हर महीने 2000 क्रेडिट कमाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। याद रखना, वर्चुअल गेमिंग हेलमेट का ट्रायल पीरियड सिर्फ 10 दिन का है। इस अवधि के बाद तुम गेम नहीं खेल पाओगे। ब्लैकी के साथ रहने वाले एक साथी ने ताना मारा। ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना?
कौन सी वर्कशॉप एक आधिकारिक वर्चुअल गेमिंग हेलमेट भी नहीं खरीद सकती? ये तो बहुत ही दयनीय बात है, वो यी ने हैरानी जताते हुए कहा। फिर उसने ब्लैकी के कंधे थपथपाए और आह भरते हुए बोला, शैडो के बाहरी सदस्यों को भी आधिकारिक हेलमेट दिया जाता है। आधिकारिक सदस्यों को तो 20,000 क्रेडिट्स का उन्नत हेलमेट मिलता है। तुम्हारी वर्कशॉप तो तुम्हें लूट रही है। ये सब किसने शुरू किया? मैं तुम्हारे लिए न्याय की मांग करूंगा। अब से मेरे साथ क्यों नहीं घुल मिल जाते? मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें आधिकारिक हेलमेट मिल जाएगा। जब तक मैं शैडो का मुख्य सदस्य बनूंगा, मैं गारंटी देता हूं कि तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी पाओगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि यंग मास्टर लैन ने शैडो में पहले ही 5 मिलियन क्रेडिट निवेश कर दिए हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने अब 2 मिलियन और निवेश कर दिए हैं। अगर तुम शैडो में शामिल हो जाओगे तो तुम्हारा भविष्य असीमित होगा। वो ये मैंने पहले ही कह दिया है। मैं शामिल नहीं होऊंगा। मैं फिलहाल बहुत अच्छे से गुजारा कर रहा हूं, ब्लैकी ने तुरंत मना कर दिया। ब्लैकी, तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। शैडो वर्कशॉप जिन हाई यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी वर्कशॉप है। अगर तुम पहले से ही लेवल 5 पर न होते और हम सहपाठी न होते तो मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं रहा होता। वो ये ने धैर्यपूर्वक समझाते हुए कहा, तुम बार बार कह रहे हो कि तुमने किसी और वर्कशॉप में दाखिला ले लिया है, लेकिन कम से कम नाम तो बता दो ना। क्या तुम्हें अपने सहपाठी से इस तरह झूठ बोलना ही है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वर्कशॉप का कोई नाम ही नहीं है? भले ही इसका कोई नाम ना हो, आपको ये तो पता ही होगा कि इसे किसने शुरू किया है ना? आजकल तो आम लोग भी वर्कशॉप आयोजित करने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए सावधान रहें। शैडो वर्कशॉप को एक प्रतिष्ठित कंपनी स्पॉन्सर कर रही है और एक अनुबंध भी है जो ये सुनिश्चित करता है कि कम से कम आप भूख से न मरें। वो ये शैडो की जमकर तारीफ कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो शैडो वर्कशॉप में प्रवेश करने मात्र से ही कोई समाज में कुलीन बन जाता हो और दूसरों के लिए ईर्ष्या का पात्र बन जाता हो। हालांकि ब्लैकी शैडो की असलियत को अच्छी तरह समझ चुका था। शैडो के प्रति उसके मन में जरा भी सकारात्मक विचार नहीं थे। वह केवल अपने अहंकार और दूसरों को ये दिखाने के लिए खुद को दोषी मानता था कि वह पहले ही लेवल 5 तक पहुंच चुका है। परिणामस्वरूप ये जानकारी शैडो वर्कशॉप को पता चल गई और उन्होंने उसके सहपाठी वू यी को उसे भर्ती करने के लिए भेज दिया। लेकिन वह इतनी आसानी से शी फैंग को धोखा देकर शैडो से कैसे मिल सकता था? उसने अपनी सारी उपलब्धियां शी फैंग के भरोसे ही हासिल की थीं। भले ही उसे अभी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, फिर भी उसे विश्वास था कि शी फैंग उसे सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। खेल के इस चरण में लेवल 5 के सभी खिलाड़ी विशेषज्ञ थे। शैडो वर्कशॉप, जिसमें फिलहाल विशेषज्ञों की कमी थी, के लिए ब्लैकी एक आकर्षक व्यक्तित्व था। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उसे भर्ती करने और उसे अपने समूह का हिस्सा बनाने के लिए उत्सुक थे। इसी क्षण शी फैंग ने दरवाजा खोला और कमरे में एक कदम रखा। मैं वो मामूली इंसान हूं जिसने वर्कशॉप की स्थापना की। मुझे आश्चर्य है कि आपकी क्या राय है? शी फैंग ने तगड़े वू यी की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही शी फैंग अंदर आया और बोलने लगा, आप कौन हैं? वो यी थोड़ा चौंक गया और उसकी निगाहें शी फैंग पर टिक गईं। शी फैंग ने सस्ते दिखने वाले सफेद नीले रंग के स्पोर्ट्स सूट पहने हुए थे। हालांकि उसके दबदबे वाले हाव भाव से वो यी को डर लग रहा था, लेकिन ये देखकर कि शी फैंग ने अपनी कलाई पर क्वांटम घड़ी तक नहीं पहनी थी, उसकी आंखों में थोड़ी सी घृणा झलक उठी। आज के जमाने में थोड़े अमीर छात्रों के पास भी क्वांटम घड़ियां होती हैं। वो ये समझ गया कि शी फैंग अमीर बच्चों में से नहीं था और उसकी हालत भी ब्लैकी जैसी ही थी। भाई फैंग, आप यहाँ क्यों आए हैं? ब्लैकी के चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। उसे डर था कि शी फैंग कहीं गलत न समझ ले और सोचे कि वह नौकरी बदलने की कोशिश कर रहा है। भाई फैंग, मैंने सच में शैडो को नहीं चुना। मैंने उन्हें मना भी कर दिया है, लेकिन वो ये इस बारे में मुझे परेशान करना बंद नहीं कर रहा है। जब ब्लैकी के सहपाठियों ने उसे घबराते और समझाने की कोशिश करते देखा, तो वे सभी इस नए आने वाले व्यक्ति की पहचान को लेकर हैरान रह गए। ब्लैकी पहले ही गॉड डोमेन में लेवल 5 तक पहुंच चुका था, इसलिए वह निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ था। कई वर्कशॉप उसे पाने के लिए होड़ लगाती और उसे एक महत्वपूर्ण अतिथि की तरह मानती। यहां तक कि शैडो ने भी ब्लैकी को भर्ती करने के लिए किसी को भेजा था। अगर शैडो के उच्च अधिकारी ब्लैकी से मिलते तो वे भी उससे बहुत सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते और सम्मानपूर्वक पेश आते। हालांकि ब्लैकी ने सामने खड़े अजनबी को आदरपूर्वक भाई फैंग कहकर संबोधित किया, जिससे वे भ्रमित हो गए। क्या सामने खड़ा व्यक्ति उनके स्कूल का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकता है?
हालांकि उन्होंने कितना भी दिमाग लगाया, उन्हें अपने विश्वविद्यालय में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम याद नहीं आया। मुझे पता है, शी फैंग ने ब्लैकी को एक ऐसा इशारा किया जिससे वह निश्चिंत हो जाए। फिर शी फैंग ने वुई नाम के व्यक्ति की ओर देखा और हंसते हुए कहा, मेरा नाम शी फैंग है और मैं वही साधारण व्यक्ति हूं जिसने उस वर्कशॉप की स्थापना की जिसका आपने अभी जिक्र किया। क्या आप मेरी वर्कशॉप का नाम जानना नहीं चाहते थे? मैं आपको बता सकता हूं। वर्कशॉप का नाम जीरो विंग है। इसका मतलब है कि हर चीज शून्य से शुरू होती है और आपको अपने पंख फैलाकर ऊंची उड़ान भरनी होती है। अगर आपके पास कोई और काम नहीं है तो कृपया वापस जाकर अपने बॉस से कहिए कि वे दूसरी वर्कशॉप के सदस्यों को अपने यहां लाने की कोशिश न करें। उनके लिए बेहतर होगा कि वे अपनी जमीनों की देखभाल करें, कहीं ऐसा न हो कि उनकी जमीनें उनकी जानकारी के बिना ही बर्बाद हो जाएं। शी फैंग की यह बात सुनकर वू यू खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और उसने व्यंग्य भरी मुस्कान बिखेर दी। जैसा कि उम्मीद थी, एक आम आदमी भी वर्कशॉप शुरू करना नहीं जानता। खुद को ही देख लो। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ घोषणा करके ही तुम वर्कशॉप शुरू कर सकते हो? वू यी ने आंखें सिकोड़ते हुए मजाक उड़ाया। क्या तुम्हें पता है कि हमारी शैडो वर्कशॉप कितनी बड़ी है? क्या तुम्हें पता है कि हमारे शैडो वर्कशॉप में कितने सदस्य हैं? क्या तुम्हें पता है कि हमारे शैडो वर्कशॉप को कौन समर्थन दे रहा है? क्या तुम्हें पता है कि हमारी वर्कशॉप ने कितना निवेश किया है? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि हमें तुम्हारे जैसे बेकार वर्कशॉप से सदस्यों को भर्ती करने की जरूरत है? सिर्फ इस बात से ही पता चलता है कि तुम लोग अभी भी ट्रायल हेलमेट पहनकर गेम खेल रहे हो कि तुम कितने कंगाल हो। क्या तुम्हें लगता था कि सिर्फ जोश दिखाकर तुम भगवान के क्षेत्र में अपनी जगह बना लोगे और पैसा कमा लोगे? भगवान के क्षेत्र में अपनी जगह बनाने की कोशिश करने वाली हर वर्कशॉप ने कम से कम करोड़ों क्रेडिट्स का निवेश किया है। वहीं तुम्हारे पास न पैसा है, न सदस्य, न सुविधाएं और न ही बुनियादी सुरक्षा। तो फिर शैडो, तुम्हें हमसे तुलना करने का क्या हक है? अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेककर भीख मांगोगे तो मैं भाई लैन से तुम्हारे लिए कुछ अच्छी बातें भी कह दूंगा। अगर तुम 10-20 हजार क्रेडिट दे दोगे तो शायद तुम वर्कशॉप में शामिल हो पाओगे। कैसा रहेगा? सोचो जरा, ये तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है। वो यी ने बेरहमी से मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपनी नज़र ब्लैकी पर डाली और ठंडे लहजे में बोला, शैडो ने मुझे यहाँ भर्ती के लिए भेजकर तुम्हें पहले ही बहुत सम्मान दिया है। जैसे ही तुम शामिल हो जाओगे, तुम्हें तुरंत एक मुख्य सदस्य जैसा दर्जा मिलेगा और तुम्हारी मासिक तनख्वाह कम से कम 5000 क्रेडिट होगी। ये उस वर्कशॉप में रहने से सैकड़ों गुना बेहतर है जो किसी तरह गुजारा कर रही है। जब ब्लैकी के कई सहपाठियों को इस व्यवहार के बारे में पता चला तो उन सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उन्हें नहीं लगता था कि गॉड्स डोमेन खेलना इतना फायदेमंद होगा। शहर के उन उच्च वर्गीय कर्मचारियों की तुलना में ब्लैकी का वेतन कहीं अधिक था। अचानक ब्लैकी को देखने का उनका नजरिया बदल गया। अब वे उसे नीचा नहीं समझते थे, बल्कि उनकी निगाहों में ईर्ष्या और प्रशंसा का भाव भर गया था। विश्वविद्यालय से स्नातक होने में उन्हें बस कुछ ही महीने बचे थे। फिलहाल उन्हें नौकरी ढूंढने में काफी परेशानी हो रही थी। इसी बीच ब्लैकी के घर पर कोई व्यक्ति उसे नौकरी दिलाने के लिए आया और दूसरी पार्टी ने उसे कम से कम 5000 रुपये मासिक वेतन की पेशकश भी की। कहावत है, तुलना करना ठीक नहीं है। अगर उन्हें इसके बारे में पहले पता होता तो वे ठीक से खेल खेलते और भगवान के क्षेत्र में हाथ आजमाते। शायद वे माहिर भी बन जाते। उन्हें विश्वविद्यालय में अपने 4 साल लड़कियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती और न ही उन लड़कियों द्वारा उन्हें नीचा दिखाया जाता। अगर वे पैसे कमाने में कामयाब हो जाते तो उनके लिए सुंदरियों की कतारें लगी होती। लेकिन वू यी की बात सुनकर ब्लैकी हंसने लगा। वू यी ने तो शिफैंग द्वारा शुरू की गई कार्यशाला का मजाक उड़ाने की हिम्मत ही कर ली, उसे बेकार बताया और यहां तक कि शिफैंग को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करके शैडो में शामिल करने की बात भी कही। वह तो मंदबुद्धि है। स्नो गॉडेस भी ब्रदर फैंग पर ध्यान दे रही है और शिफैंग को भर्ती करना चाहती है। हिम देवी कौन थी? वह शीर्ष श्रेणी के गिल्ड ओरोबोरोस की उपकप्तान थी। उन्हें आभासी गेमिंग जगत की सर्वमान्य देवी माना जाता था। ओरोबोरोस की तुलना में शैडो वर्कशॉप की कोई कीमत नहीं थी। पब फ्यूचर के विज्ञापन। वू यी का मूड खराब देखकर ब्लैकी ने उस पर ताना मारते हुए कहा, वू यी, चाहे तुम कितना भी बड़ा चढ़ाकर बोलो, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। हालांकि जीरो विंग वर्कशॉप अभी शुरू ही हुई है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी भविष्य की उपलब्धियां शैडो से कहीं अधिक होंगी। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम शैडो को थोड़ा जल्दी छोड़कर हमारी जीरो विंग वर्कशॉप में शामिल हो जाओ। मैं भाई फैन से एक अनुरोध करूंगा।
अगर तुम उनके सामने घुटने टेककर माफी मांग लो तो कौन जाने शायद तुम जीरो विन के सदस्य भी बन जाओ। ब्लैकी की बात सुनकर उसके छात्रावास के साथी चौंक गए। उसकी घोषणा ने उन्हें बहुत उलझन में डाल दिया। अंत में कौन सी कार्यशाला वास्तव में बेहतरीन थी? क्या ऐसा हो सकता है कि आजकल उस वर्कशॉप को चुनना सही विकल्प हो जो आधिकारिक गेमिंग हेलमेट भी नहीं खरीद सकती थी? तुम तो बिल्कुल ही बेवजह हो। वो ये गुस्से से लगभग अवाक रह गया। ब्लैकी ने तो उसके ही शब्दों का इस्तेमाल करके उसका मजाक उड़ाया था। अगर भाई झांग ने उसे ब्लैकी को जरूर बुलाने के लिए न कहा होता तो वह कब का जा चुका होता। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लैकी में इतनी अक्ल होगी कि वह अपना अच्छा भविष्य छोड़कर ऐसी घटिया जगह पर जाने की जिद करेगा। ब्लैकी, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि मैं प्रतिभा को महत्व देता हूं। हमारा शैडो इस समय जिनहाई शहर की 45वीं रैंक वाली वर्कशॉप हंग्री वुल्व्स वर्कशॉप पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जब शैडो इसमें कामयाब हो जाएगा तो हम पूरे जिनहाई शहर में सबसे ऊपर होंगे। अगर तुमने यह मौका अभी गंवा दिया तो भविष्य में तुम्हें फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। वो ये ने शी फैंग पर एक नज़र डाली और ठंडे लहजे में कहा, वैसे तुम्हारी वर्कशॉप तो आधिकारिक गेमिंग हेलमेट भी नहीं खरीद सकती। भविष्य में तुम गॉड्स डोमेन कैसे खेलोगे? बेहतर होगा कि तुम शैडो में शामिल हो जाओ। यहाँ तुम्हारा उज्जवल भविष्य इंतजार कर रहा है। लोगों का इस तरह से खुलेआम शिकार करने के तरीके को देखकर भले ही शी फैन का स्वभाव काफी शांत होता, फिर भी उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता। क्योंकि उनका आपस में लड़ना तय था, तो फिर लड़ाई हुई। किसने कहा कि हमारी वर्कशॉप आधिकारिक गेमिंग हेलमेट नहीं खरीद सकती? शी फैंग ने अपनी जेब से 20,000 क्रेडिट निकाले और लापरवाही से मेज पर फेंकते हुए कहा, मैंने पहले सोचा था कि वर्कशॉप शुरू करना जल्दबाजी होगी और मैं कभी तय नहीं कर पाया कि किस तरह का आधिकारिक गेमिंग हेलमेट खरीदूं। इसलिए मैं ट्रायल हेलमेट को अस्थायी तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन आज मैं ब्लैकी को उन्नत गेमिंग हेलमेट खरीदने के लिए पैसे देने आया हूं। लेकिन सच कहूं तो मैं शैडो की आलोचना नहीं कर रहा हूं, पर क्या आप लोगों को भर्ती करने में बहुत कंजूसी नहीं कर रहे हैं? मैं ब्लैकी को कम से कम 20,000 क्रेडिट का वेतन दे रहा हूं। आपका शैडो इतना अमीर है और उसने इतना निवेश किया है, फिर भी आप उसे कम से कम 5,000 क्रेडिट का वेतन दे रहे हैं। जब ब्लैकी ने मेज पर चमकते हुए सफेद क्रेडिट देखे तो उसने आश्चर्य से शी फैंग की ओर देखा। शी फैंग की आर्थिक स्थिति के बारे में उससे बेहतर जानकारी किसी को नहीं थी, तो अचानक उसने 20,000 क्रेडिट कैसे दे दिए? क्या ऐसा हो सकता है कि शी फैंग ने बैंक लूटा हो? छात्रावास में मौजूद अन्य लोगों ने मेज पर बिखरे हुए क्रेडिट देखकर अपनी लार निगल ली। आमतौर पर ब्लैकी छुपकर रहता था और किसी खास शख्सियत जैसा नहीं लगता था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मासिक तनख्वाह 20,000 क्रेडिट होगी। इसीलिए उसने शैडो वर्कशॉप में शामिल होने से इनकार कर दिया था। आखिर शैडो उसे सिर्फ 5,000 क्रेडिट दे रहा था, जो उसकी मौजूदा कमाई से 4 गुना कम था। एक मूर्ख भी जानता है कि उसे किसका साथ देना चाहिए। इससे भी ज्यादा अकल्पनीय बात यह थी कि सस्ते दिखने वाले स्पोर्ट्सवियर का सूट पहने हुए शी फैंग वास्तव में एक ब्रदर टाइकून था। पब फ्यूचर विज्ञापन।